करेंगे। इस्लाम इज ए ग्लोबल ऑर्डर, इस्लाम इज ए इकोसिस्टम, इस्लाम इज ए फ्रेमवर्क, इज ए स्ट्रक्चर, और इसका अपना एक वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर है। तो जब तक एक इस्लामिक अथॉरिटी जो दुनिया में किसी अथॉरिटी के अंडर ना हो, वो नहीं होती, तो आप इस्लामिक इकोनॉमिक्स के ड्रामे कर सकते हैं, इस्लामिक इकोनॉमिक्स नहीं हो सकती। इस वक्त हम एक ग्लोबल ऑर्डर के नीचे काम कर रहे हैं। 1944-45 में एस्टैब्लिश हुआ, पूरी दुनिया पे वो ग्लोबल ऑर्डर एस्टैब्लिश्ड है, जिसको स्पेयर हेड कर रहा है यूएस, जिसमें उसने पार्टनर बना दिए हैं। जो भी जरा मजबूत ताकत थी उसको उसने पार्टनर शरीक बना दिया है। वो यूएस, वो उसके बाद वो रशिया है, वो चाइना है, वो यूरोपीय यूनियन है, उसको उसने पार्टनर बना लिया हुआ है। उसको लीड कर रहा है कुछ इंस्टीट्यूशन के थ्रू, यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक का जो मैकेनिज्म है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, आईसीजे है। ये ग्लोबल फाइनेंशियल गेटवे बना दिया आईएमएफ को उसने, डॉलर बैक करेंसी के जरिए पूरी दुनिया को चला रहा है। तो इस हेजेमोनिक ऑर्डर के अंडर ना, अगर हम एक मीठा सा प्यारा सा जो है सूद से पाक जो अखलाकियात पे चलता है और ऐसे इस्लाम की बातें कर रहे हैं, तो हम मजाक कर रहे हैं इस्लाम के साथ। इस्लाम ग्लोबल ऑर्डर है, किसी ऑर्डर के नीचे काम करता नहीं है। तो पहले तो इस थिंकिंग से हमें निकलना चाहिए कि हम ना जनाब किसी तरह से एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम कंज्यूमर लेवल पे ले आए, कंज्यूमर लेवल पे, क्रेडिट साइड पे नहीं, उस लेवल पे ले आए जो हलाल प्रोडक्ट्स ऑफर करता हो मेरे आम लोगों को। किस तरह से उनको मॉर्गेज हलाल तरीके से मिल जाए, किसी तरह से उनको गाड़ी की फाइनेंसिंग हलाल तरीके से मिल जाए, किसी तरह से उनको पर्सनल फाइनेंस हलाल तरीके से मिल जाए। ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। ना इस्लामिक इकोनॉमिक्स है, ना इस्लामिक ऑर्डर है, ना इस्लामिक कोई फ्रेमवर्क है कि इस ऑर्डर के नीचे कंज्यूमर लेवल पे हम कुछ ऐसे हलाल प्रोडक्ट्स क्रिएट कर लें। हमारे सारे मुफ्तियान अज़्ज़ाम सारे बैठे हुए हैं और वो ऐसे प्रोडक्ट्स क्रिएट करने पे काम करके इसको इस्लामिक इकोनॉमिक्स की खिदमत समझते हैं वो इसको। या हम किसी तरह से कुछ इस्लामिक मोरल्स ना, मोरालिटी वो ऐड कर दें अपने इकोनॉमिक डीलिंग्स में, तो इस्लाम आ जाएगा जी। हम दयानतदारी से बात करें, ईसार से काम लें, ये मोरालिटी है, इस्लाम नहीं है। ये मोरालिटी किसी जगह पे भी हो सकती है, ये तो कैपिटलिज्म में भी हो सकती है। या हम कंपनियां सीएसआर शुरू कर दें, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बड़ा ईसार के साथ सारी कम्युनिटी को साथ लेके चल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, ये इस्लामिक इकोनॉमिक्स है। या हम बड़े बेनेवोलेंट बन जाएं, हम लोगों के साथ ना अच्छी तरीके से डील करें, मुस्कुरा के बात करें, चीजें रिटर्न कर दें अगर कोई वापस करना चाहता है। जो हमें वो इस्लाम की कुछ मीठी मीठी बातें नजर आती हैं, बिल्कुल हम यहाँ अक्सर सियासी लोग बैठे हैं, उनको पता है कि जब हमारे यहाँ वो मीठी मीठी बातें होती है तो हम उनको डिस्कस करते कि नहीं, इस्लाम पूरा फ्रेमवर्क है। अनफॉर्चुनेटली हमने इकोनॉमिक्स को भी ऐसी कुछ मीठी मीठी बातें बना दिया हुआ है और उस फ्रेमवर्क को भूल गए हैं। ये इस्लाम के साथ एक्चुअली मजाक है जब हम इस तरह से बात करते हैं, जिसमें वो एक सरमायादार निज़ाम के सामने एक मुअद्दिब गुलाम बन के ना उसके सामने झुका हुआ है और अपने घर के अंदर वो मीठी मीठी बातें तरीकों से इकोनॉमिक्स चला रहा है। ये इस्लामिक इकोनॉमिक्स नहीं है। सो लेट्स, जिस तरह सोशलिज्म एक वर्ल्ड ऑर्डर है, वो किसी ऑर्डर के नीचे काम नहीं करता। कैपिटलिज्म एक वर्ल्ड ऑर्डर है, वो किसी ऑर्डर के नीचे काम नहीं करता। इस्लाम एक वर्ल्ड ऑर्डर है और ये अपने ऑर्डर को एस्टैब्लिश करता है। तो हमारे पास जो इस वक्त सारी हाफ कुक्ड, हाफ बैक्ड एफर्ट्स हैं, जहां पे हमें कोई मलेशिया में कोई रिसर्च करता नजर आ रहा है, कोई कतर में रिसर्च करता नजर आ रहा है, कोई कुवैत में करता नजर आ रहा है, कोई इस्लामिक बैंकिंग के मुफ्तियान के फोरम पे कुछ प्रोडक्ट्स डिजाइन हो रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं किस तरह से वो सूद से पाक बैंकारी का कोई मॉडल ले आए। दिस इज नॉट इस्लामिक इकोनॉमिक्स, लेट बी वेरी क्लियर, ये कोई इस्लामिक इकोनॉमिक्स नहीं है। सो लेट मी, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं आपको ना गुर्बत का हल इस निज़ाम के नीचे कोई खैराती इदारे खोल के बयान कर दूं और मैं कहूं देखें इस्लाम किस तरह से ईसार की बात करके गुर्बत खत्म करता है। इस्लाम ऐसे गुर्बत खत्म नहीं करता। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम रिक्वायर स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस, नॉट चैरिटीज, बेगिंग्स। इससे मसले हल नहीं होते। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन स्ट्रक्चरल होते हैं। न ही ये हमारी ड्यूटी है एज ए मुस्लिम इकोनॉमिस्ट कि वेस्ट ने जो प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट जो हमारे हैं, या इन्फ्लेशन, या उनकी क्रिएटेड पॉवर्टी को मैं
उनका निजाम बरकरार भी रखूं और मैं सॉल्व कर दूं। यह मेरा काम नहीं है। वाई यू वॉन्ट मी कि आपके निजाम ने जो प्रॉब्लम प्रोड्यूस किए हैं उसका सोल्यूशन मैं आपको अपने निजाम से दूं। मेरा निजाम, मैं आपको ऐसा निजाम देने का पाबंद हूं जिसमें ये मसले नहीं है, जिसमें करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला नहीं आएगा, जिसमें फिस्कल डेफिसिट का मसला नहीं आएगा, जिसमें आपको स्टेट बैंक से बोरोइंग नहीं करनी पड़ेगी, जिसमें इन्फ्लेशन इस तरह हाइपर इन्फ्लेशन या इवन इन्फ्लेशन नहीं एग्जिस्ट करेगी। मैं वो निजाम देने का पाबंद हूं बतौर मुसलमान, लेकिन मैं आपका निजाम रहे और उसके अंदर मैं आपको मसले सॉल्व करके दूं, ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि मेरा पास इस्लाम इकोसिस्टम है। मैं आपको आईफोन के अंदर एंड्रॉइड के ऐप नहीं चला सकता, मेरे ऐप्स आईफोन में ही काम करते हैं। आप मुझसे पार्ट इंप्लीमेंटेशन चाहते हैं, वो नहीं होगा। आप मुझसे इस निजाम में एक इस्लामी हलाल प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, एक दो मैं एप्स इंस्टॉल कर भी दूंगा किसी तरह से अमेंड करके, वो आधे काम करेंगे आधे काम नहीं करेंगे। इट विल नॉट फंक्शन। व्हाई? बिकॉज इट्स इकोसिस्टम। इसका अपना एक पूरा स्ट्रक्चर है, अपने फ्रेमवर्क से, अपने उसूल हैं, अपनी बुनियाद है। मैं हर चीज अकीदे से निकालता हूं, आप हर चीज बेनिफिट से निकालते हैं। मेरी बेसिस ही कुछ और है। मैं इसके लिए गुर्बत कबूल करने पर तैयार हूं, आप नहीं तैयार। मैं जिहाद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने पर तैयार हूं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है इससे। मैं तबूक के अंदर मैं सब कुछ कुर्बान कर देता हूं, आप नहीं तैयार। मेरा अपनी बेसिस है, आपकी अपनी बेसिस है। इसलिए मैं इस निजाम के मसले हल करने का जिम्मेदार नहीं, मैं ऐसा निजाम देने का पाबंद हूं जो कि जिसमें ये मसले नहीं है। ये मेरी ड्यूटी है। अच्छा, अब मेरा निजाम आपको उसमें ऐसे ब्रेकडाउन्स नहीं है, रिसेशन, स्टैगफ्लेशन, बस्ट, बूम, इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, रैम्पेंट पॉवर्टी। मैं आपको यह निजाम देने का पाबंद हूं, लेकिन आपके निजाम की सोल्यूशन ये मेरा काम नहीं है। हां, अनफॉर्चुनेटली ट्रांजिशन के प्रॉब्लम मेरी ड्यूटी बन गई हुई है। ओरिजिनली तो मुझे वो निजाम देना था जिसमें मसले नहीं है, लेकिन अब ट्रांजिशन के मसले भी मेरे ऊपर पड़ गए, क्योंकि जब मैं सिस्टम को बदलूंगा तो उस वक्त जो ट्रांजिशन होगी ये अब मेरे ऊपर पड़ गया है, और ये एक वन टाइम एफर्ट होगी जिसमें शायद कुछ ऑब्स्टिकल आए, कुछ हर्डल आए, कुछ सेक्रीफाइस हो, लेकिन ये एक दफा का मसला होगा। उसके बाद हम आपको स्टेबल सिस्टम देने के पाबंद हैं। सो just to re-emphasize before starting the Islamic principle, we don't have any patchwork to reform capitalism. Capitalism is dead, it requires burial. इसका जनाजा पढ़ने की जरूरत है बस। कैपिटलिज्म का जनाजे का टाइम है। हम कैपिटलिज्म को अब एक सोशलिस्ट कैपिटलिज्म और इस्लामिक कैपिटलिज्म, और ये कैपिटलिज्म बड़ा फ्लेक्सिबल है, ये ना अपने अंदर पूरा सोशलिज्म भी अपने अंदर डाल लेता है। अब ये वो चाइना के अंदर भी कैपिटलिज्म है, लेकिन वो सोशलिस्ट कैपिटलिज्म का एक मिक्सचर बना देते हैं अपने आप को। ये बड़ा फ्लेक्सिबल है, तभी तो चल रहा है। सोशलिज्म के अपने क्लियर आइडियल्स थे, इन्होंने यार चीज एडजस्ट कर लेते हैं। ये आपको स्कैंडिनेवियन की अलग कैपिटलिज्म नजर आएगी और अमेरिकन अलग कैपिटलिज्म नजर आएगी, तो उनके पास बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन हम आपको ये नहीं देने के लिए बैठे हुए। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद नाउ। मेरे आगे स्पीच के ना दो मेजर सेक्शंस हैं। इन द फर्स्ट मैं आपको इस्लामिक प्रिंसिपल्स रखूंगा, डिफरेंट एरिया ऑफ इकोनॉमी को कैसे डील करता है, और फिर मैं आपको करंट प्रॉब्लम्स क्यों इस्लाम में नहीं होंगे, वो करंट अकाउंट डेफिसिट हो, पॉवर्टी हो, वो इन्फ्लेशन हो, वो ये हो, ये क्यों नहीं होंगे, ये डिस्कस करूंगा। तो ये स्पीच बेसिकली दो पार्ट में स्प्लिट है। बिफोर दिस बैकग्राउंड, अब इस्लामिक प्रिंसिपल्स आएंगे। स्टार्टिंग विद इस्लाम इज नॉट कैपिटलिज्म माइनस इंटरेस्ट प्लस खैरात ज़कात प्लस मोरालिटी। नो, इस्लाम इज नॉट इक्वल टू दिस। एक एक चीज के बारे में हमारा अपना व्यू है, from company structure, from taxation, from revenue generation, from import-export policies, from foreign debt, from multinational companies के बारे में rules, from agriculture rules, agriculture laws, from ownership debate, from economic problem, हर चीज के बारे में अपना व्यू है। और वो व्यू आप देखेंगे कि वो एक खास डायरेक्शन में रिसोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और जैसे ही मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, आप हर एंगल, हर जो पॉइंट में रखूंगा इस्लाम का, आप देखेंगे वो वेल्थ को सर्कुलेट और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा, और उसके इंपैक्ट आप देखेंगे वो शायद सूद से बहुत ज्यादा है। जो हमें बाजों का सिर्फ सूद वाहिद एंगल नजर आता है, उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपको कई और नजर आएंगे। जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम है उसके भी आपको नजर आएगा। सो नंबर वन, इस्लाम डज नॉट स्टार्ट विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो हम अपनी इकोनॉमिक की पहली किताब का पहला पेज खोलते हैं तो माशी मसला, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, नीड्स एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। इंसान की हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और जी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो सोल्यूशन क्या है? वो आपको एक सोल्यूशन देता है वेस्ट। कैपिटलिज्म आपको सोल्यूशन देता है, नीड्स एंड वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज स्कैर्सिटी है उसकी, तो क्या करें? रिसोर्सेज बढ़ाओ।
ताकि इस अनलिमिटेड नीड्स को जितना 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 मैं पूरा कर सकता हूं मैं पूरा करूं। ये उसका सोल्यूशन है। जीडीपी ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी, जीएनपी, इंक्रीज 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 इंक्रीज। यहां मैं आपको बड़ा एक इंटेलेक्चुअल सा एक एंगल रखता हूं। आमतौर पर उनके इकोनॉमिस्ट के साथ आप बैठेंगे तो वो आपसे कहेंगे कि देखें 7 to 9% जीडीपी ग्रोथ अगर आप 2 डिकेड कंटिन्यू करें, 2 डिकेड्स तक, तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता की पॉपुलेशन में 20, 30, 40% लोग पॉवर्टी से निकल आएंगे। ट्रिकल डाउन आपको नजर आएगा। आपको ये उनका एक मेजर थ्योरी। मुझे याद है मुशर्रफ साहब की स्पीच में सुनता था, वो कहता था देखें ये अभी हम 7% जीडीपी ग्रोथ रेट पे हैं, अगर हम 4-5 साल से चला लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो खुशहाली का समर नीचे ग्रास रूट पे ट्रिकल डाउन होगा। ठीक है, ये उनकी थ्योरी है। सो जीडीपी ग्रोथ इज द सोल्यूशन, उनके पास इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। और वो मानते हैं कि हाँ, नीड्स एंड वांट्स अनलिमिटेड है, इसलिए पॉवर्टी हमेशा रहेगी, हमारा काम कम करना है, अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहेगी, हमारा काम कम करना है, इट विल ऑलवेज बी देयर, हम सिर्फ रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अनलिमिटेड चीज को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। अब मैं एक साइड पॉइंट है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। ये दुनिया एक्चुअली ना ये डिजाइन नहीं हुई 7 और 9% ग्रोथ के लिए, इसलिए ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समंदर गंदे हो रहे हैं, समंदर राइज हो रहे हैं, ये हवा रिसाइकल नहीं कर पा रही है। वही ऐसे ही है कि मैं एफएक्स में 12 बंदे बिठा दूं। वो कह रहे हैं नहीं, आबादी 3%, 2.5% ग्रो कर रही है, तो अगर आप 4, 5, 6% करेंगे तो पहले उसका एक बड़ा पोर्शन रिच लोगों के पास जाएगा, लेकिन फिर जब वो स्पेंड करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता 10 सालों में, 12 सालों में ना वो आपके पास एक मिडिल क्लास से नीचे ट्रिकल होगा। तो देखिए चाइना ने कर लिया, हम अजीब बात तो नहीं कर रहे। चाइना ने 50-60 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल लिया, क्योंकि उन्होंने 2 डिकेड्स तक ना 7 to 9 ग्रोथ की है, तो उन्होंने कर लिया। हम ऐसी तो नहीं कह रहे, इट वर्क्स, इट्स रियलिटी, ये प्रैग्मेटिक थिंकिंग है। देखें हो रहा है, एक्चुअली उन्होंने निकाला है ना गुर्बत से, तो कर रहे हैं। वेयर इज अब ये तो आपको 200 मुल्कों में से 1-2 मुल्क मिलते हैं जहां बाय चांस इतनी स्टेबिलिटी हो कि वो 7 to 9% ग्रोथ रेट 2 डिकेड्स तक कंटिन्यू करें, तो उसमें से फिर भी कुछ 30-40% लोग पॉवर्टी से निकल आ गए। ठीक है, व्हाट हैपन इन 199 कंट्रीज? कहीं पे -2 है, कहीं पे 1 है। लास्ट ईयर इंडिया के अंदर -24 जीडीपी ग्रोथ रेट था। ठीक है, जो कोविड ने उनको बर्बाद कर दिया है, तो हमारे यहां -1 था। उसमें भी हमें पता है फिगर फजिंग सारी होती है, वो भी सारी गलत फिगर्स होती हैं, लेकिन हाउ कैन वी अचीव 7 to 9% ग्रोथ रेट फॉर 2 डिकेड्स? व्हाई? इस्लाम आपको 3% नॉर्मल ग्रोथ, जिसमें आप कोई पुश ना करें, नेचुरल जो लोग के अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है उसकी बेस पे हर कोई नेचुरली ग्रो करता है, आपको 3% से सारा मसला हल कर सकता है। आप कहते हैं नहीं, ये 7 में से 4 तो अमीरों की जेब में जाना चाहिए, बाकी 3 डिवाइड होगा तो कुछ ना कुछ इनको भी मिल जाएगा, ये भी खुश होंगे, और जब 3-4% ग्रोथ होगी तो ये मरेंगे, बस मरते रहेंगे। आपका मतलब ये कि 7 और 9 ग्रोथ नहीं करेंगे ना, तो फिर ये नीचे वाले मरते रहें, क्योंकि हमारा जो सारा सिस्टम है वो वेल्थ को कंसंट्रेट कर रहा है। लेकिन जब 7, 8, 9% होगा तो फिर उस कुछ ना कुछ नीचे वो आपने कभी वो ट्रक भूसे से भरा वो देखो जिसमें साइडों पे कपड़ों में डालना होता है ना, तो हवा जाती है तो उसमें से कुछ उड़ रहा होता है। तो जब 7-9% करेंगे तो फिर नीचे भी ट्रिकल डाउन हो जाएगा, तो कुछ लोगों को मिल जाएगा। देखे हो रहा है। वी कैन डू दिस विद 3%, वी कैन डू दिस विद 2.5%। दुनिया नहीं उठा सकती ये 7 और 9% ग्रोथ। ना कोल बर्न करके हम पूरा कर सकते हैं, ना ऑयल बर्न करके पूरा कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी खत्म हो गई है, पूरी ग्लोबल टेम्परेचर हर साल 1 टेम्परेचर आगे जा रहा है, ग्लेशियर खत्म हो गए हैं, दुनिया के लंग्स अमेज़न वो हैं, जंगलात हैं, वो खत्म हो रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? पूरी दुनिया की पूरी जनरेशन खत्म कर रहे हैं अपने इस फ्लॉट थ्योरी के साथ के 7 से 9% ग्रोथ के बगैर दुनिया में गुर्बत नहीं खत्म होगी, जो कि आप कह रहे हैं कि कभी होनी नहीं है, लेकिन चलें कुछ तो कम हो जाएगी। इस्लाम का बिल्कुल डिफरेंट व्यू है। इस्लाम समझता है कि नीड्स एंड वांट्स अनलिमिटेड नहीं है, क्योंकि इस्लाम नीड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक बेसिक नीड्स है और एक लग्जरियस नीड है। और बेसिक नीड को बिल्कुल पूरा किया सकता है, हर बंदे का रिज़्क दुनिया में मौजूद है। ऐसा हम इस बात मानने को तैयार नहीं है कि दुनिया में रिसोर्सेज कम है। रिसोर्सेज इनफ है, इट रिक्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट ऐसे नहीं करना सबसे छीन के सोशलिज्म की तरह खुद बांटेंगे हम, तुम अपनी नौकरी करो और मैं बस खुद आपको राशन कार्ड के जरिए सबको बराबर बांटूंगा। नहीं, इस्लाम ये नहीं कह रहा। ये सोशलिस्ट सोल्यूशन है, ये सोशलिस्ट सोल्यूशन है। हमारा सोल्यूशन डिफरेंट है। देन फिर इसके बाद क्या होता है, जब वो अर्न करते हैं, हमारे जो 7-8 एरियाज में सारे इस्लामिक रूल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे होते हैं। एंड मेरा आगे पूरी स्पीच में आपने बस एक चीज जो की फीचर नोट करना है
वो ये कि वेल्थ कैसे इस्लाम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, चीने बगैर, लोगों से छीन कर सोशलिस्ट स्टाइल में राशन कार्डों के जरिए नहीं डिवाइड कर रहा, बल्कि वो ऐसे रूल्स बना रहे जिससे खुद डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो वी कैन मैनेज द वर्ल्ड विद 3% ग्रोथ, 4% ग्रोथ, और दुनिया को पॉवर्टी से निकाल सकते हैं। वी डोंट नीड 7 to 9% जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर 2 decades, जो कि उनका सोल्यूशन है। ठीक है, ओके। सो अब लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, द फर्स्ट इस्लामिक प्रिंसिपल। और मैं वो सूद नहीं रख रहा, इंटेंशनली नहीं रख रहा, क्योंकि ये मिसकंसेप्शन खत्म हो जाए कि बस वो अल्लाह से जंग है, तो अगर किस तरह सूद ठीक हो गया सब ठीक हो जाएगा। नो, इट्स इंपॉर्टेंट, वी आर नॉट अंडरमाइनिंग दैट, बट हमने बस इसको सब सारी इकोनॉमिक्स को सूद फ्री इकोनॉमिक्स बना दिया हुआ है। इसके अलावा कैपिटलिज्म से सूद निकालो बस इस्लाम है, हमने ये मॉडल बनाया हुआ है ना। मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं ओनरशिप डिबेट से। व्हाट यू कैन ओन एंड व्हाट यू कैन नॉट ओन। वेस्टर्न कैपिटलिस्ट मॉडल फ्रीडम ऑफ ओनरशिप आपको देता है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ ओनरशिप का मतलब है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप आईपीपीज, बिजली बनाने के कारखाने खरीदें, आप जो है सड़कें बनाएं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आप जाके स्टील मिल ऑन कर लें, कंपनियां ऑन कर सकती हैं, रेलवे लाइन, पूरे रेलवे ट्रैक्स आप ऑन कर लें, आप उसके ऊपर अपने पेमेंट लें लोगों से, अपने रेलवे स्टेशन, एयरलाइन सारी, मार्गरेट थैचर ने सारे ब्रिटिश एयरवेज और ब्रिटिश देश और ब्रिटिश टेलीकॉम सब जाके प्राइवेटाइज कर दिया। इंडिविजुअल कैन ओन, अगर आपके पास पैसा है आप टेलीकॉम सेक्टर उठा सकते हैं, आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उठा सकते हैं, आप स्टील मिल, हैवी इंडस्ट्री, आप जो है माइनिंग, आप एनर्जी, आप ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन, एक्सट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और आगे रिटेल, सब, अटक ऑयल, पीएसओ, ऑल दीज कंपनीज, यू कैन ओन दिस। सोशलिस्ट कहते हैं वल्लाह कि एक चीज भी आप खरीद सकें, अपना शर्ट खरीद सकते हैं, शर्ट का कारखाना नहीं, शर्ट का कारखाना नहीं, घड़ी पहन सकते हैं, घड़ी का कारखाना नहीं, टेबल खरीद सकते हैं, फर्नीचर की फैक्ट्री नहीं खरीद सकते, वो बिल्कुल नहीं अलाउ करते। वो कहते हैं इट रिजल्ट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। उनका पॉइंट ये है कि वो कंसंट्रेट होगा। कैपिटलिस्ट कहते हैं नहीं होने दो। फिर हर रिजीम प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिकली देखती है कि कितना प्रेशर बढ़ रहा है उसके हिसाब से, लेकिन इन ओरिजिन कैपिटलिज्म परमिट करता है कि आप ओन कर सकते हैं हर चीज। सो आज 8 बंदों के पास हाफ ऑफ द वर्ल्ड की वेल्थ है, हाफ ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज ऑक्सफैम रिपोर्ट 2020। 8 पीपल नाउ ओन्स, और ये 4-5 साल पहले 62, 85 और 67 की फिगर्स थी, अब 8 पे पहुंच गया हुआ है। 3% ओन्स मोर देन 50 कंट्रीज जीडीपी। 3%। इंडिया में 2007 की रिपोर्ट 30 फैमिली नाउ ओन 1/4 ऑफ द जीडीपी। पूरी कंट्री का 1/4 जीडीपी सिर्फ 30 फैमिलीज के पास है। पाकिस्तान में डॉक्टर महबूबा की रिपोर्ट 60s में बड़ी पॉपुलर हुई थी, जिसके बाद इन्होंने नेशनलाइज किया हुआ था कि जी 22 खानदान वाली जो सारी स्टोरी थी कि जी ये इतना ओन कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनियां इनकी हैं, ये इनका है, ये इनका है, सब कुछ इनके पास है। इसमें मियाँ साहब की भी फैक्ट्रियां भी गई थी। अब देखिए ये दो एक्सट्रीम आपको एक फॉर्म नजर आते हैं। इस्लाम का विजडम, डिवाइन विजडम है। हदीस में नबी साहब ने फरमाया अन्ना से शुरकाए फी सलास अलमा वल किलाए वन नार। इंसान 3 चीजों में बराबर के मालिक हैं, अलमा वाटर रिजर्वायर्स, अल-किला पेस्चर ग्रेजिंग लैंड्स, अन्नार और व्हाटएवर दैट प्रोड्यूस फायर एनर्जी रिसोर्सेज। एक और वाकये में एक बिलाल मुग़ज़न थे जिनको आपने एक लैंड अलॉट की, तो साहबा ने कहा आप या रसूल आपको पता है कि आपने जो लैंड अलॉट की ये कौन सी लैंड थी, इसमें तो नमक की कान है। आपने कहा फिर वापस ले लो। सो इफ देयर इज एन अनएंडिंग मिनरल्स और इफ इट इज समथिंग लाइक दिस, तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं जा सकता। और इसके डिटेल इज्तिहाद में आपके सामने अभी डिस्कस नहीं कर सकता, बट द पॉइंट इज कि एनर्जी सेक्टर सारा स्टेट के पास होता है। इसलिए नहीं कि स्टेट ओनरशिप होती है, ये आपकी ओनरशिप है, बट स्टेट ओनली रिप्रेजेंटेटिव, यानी स्टेट आपसे प्रॉफिट नहीं कमाती, इससे कॉमन रिसोर्स। सो ऑयल एंड गैस एंड कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा प्रोडक्शन, एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन और आगे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, सारा का सारा सेक्टर स्टेट के पास होता है। माइनिंग सेक्टर सारा स्टेट के पास होता है। टेलीकम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, स्टील, हैवी इंडस्ट्री, रेलवे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा, इसमें से हर चीज हदीस की वजह से नहीं आ रही। इसकी एक वजह कुछ और है, उसकी तरफ मैं अभी एक मिनट बाद आ रहा हूं। लेकिन आपको नजर आता है कि ओवरऑल ना सारा हैवी इंडस्ट्री और ये जो ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया है ये स्टेट के पास है। अब इनका जो रेवेन्यू है वो रफली इस वक्त, रेवेन्यू नहीं है, प्रॉफिट की अगर बात करूं तो रफली 2 ट्रिलियन से ऊपर है इस वक्त। अगर आप पीएसओ का प्रॉफिट और कराची इलेक्ट्रिक का और पेस्को और हैस्को, लेस्को और आईएसको और एनटीडीसी और इन सारे सेक्टर्स के प्रॉफिट ऐड करें, स्टील मिल्स के, माइनिंग सेक्टर के सारे प्रॉफिट ऐड करें, ये रफली 2 ट्रिलियन के करीब है। आपका सारा रेवेन्यू पाकिस्तान का टैक्स हम 6 कलेक्ट कर रहे हैं। अभी आईएमएफ के साथ हमने डील करके 6.2 पे पहुंचा दिया, इसको 5.8 से 6.1 समथिंग पहुंचा दिया। तो आपको 2 तो यहां से जमा हो जाता है। अगर ये अभी सेठ के पास जा रहा है, पाकिस्तान का सर्कुलर डेट 2.5 ट्रिलियन है इस वक्त, तो अगर ये पैसा
स्टेट के पास जाएगा, स्टेट खजाने में जाएगा, तो वो नहीं लेंगे ना टैक्स इतना हमसे, फिर नहीं पड़ेगी जरूरत टैक्सेशन की। जब सारा सारा इनकम जो प्रॉफिट्स हैं वो कोई मिल मिला के 10-12 हजार शेयर होल्डर्स हैं, ये सारी कंपनी उसके मिला के उनकी जेबों में जा रहे हैं, तो फिर स्टेट को हमसे टैक्स देना पड़ता है, वो कहां से पूरा करें? और जब ये रेवेन्यू स्टेट के पास जा रहा है, जब ये सारी इनकम स्टेट के पास जा रही है, तो उनको नहीं लेना पड़ेगा टैक्स, वो बड़े रीजनेबल चार्जेस में भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और वो सारा तो इस्लाम, ये जब ये एक, आप 1 मिनट ये सारी ओनरशिप लोगों से ले लें, तो एकदम आपने ना वो 2% जीडीपी जो भी लोगों की जेबों में जा रहा है ना, जो चंद सेठों की जेब में जा रहा है, वो आपने पब्लिक की तरफ शिफ्ट कर दिया है। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि ये कुछ लोग जो हर घर से 20,000 और 15,000 का बिल जा रहा है, जिसमें से वो 25% प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, और वो जाके सेठ की जेब में जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं सेठ की जेब में? एट कॉस्ट अगर स्टेट प्रोवाइड करे, कॉस्ट पे माइनर सा प्रॉफिट चार्ज करके। आई स्टिल रिमेंबर तरबेरा डैम पे मेरा अपना भाई वो उस पे गया था विजिट पे, जब वो इंजीनियरिंग कर रहा था 97 में, कहता वो उस वक्त 37 पैसा कॉस्ट थी उसकी, अभी भी ₹2 कॉस्ट है उसकी। ये जो हमारा इस साइड पे है, वाटर साइड पे, बड़ी कम कॉस्ट है। कुछ जगहों पे ₹4 है, कुछ जगहों पे ₹8 है, उसमें ऑयल बेस्ड अगर आप करते हैं, ये कॉस्ट है। आपने उनको 22 सेंट के कॉन्ट्रैक्ट किए हुए उनके साथ, और वो सारा पैसा उनकी जेबों में जा रहा है। पूरा पाकिस्तान को आप लूट रहे हैं एक बड़े मैसिव स्केल पे, और वो उनको पहुंचा रहे हैं। सो ओनरशिप द डिबेट जो है ना, सबसे फंडामेंटल डिबेट है कि ओनरशिप कहां जानी, कौन सी चीज आप अलाउ करते हैं। हाँ, हम लोग को अलाउ करते हैं मोबाइल का कारखाना लगाएं, फर्नीचर का कारखाना लगाएं, घड़ी का कारखाना लगाएं, शर्ट का कारखाना लगाएं, कोई मना नहीं है। आप यू कैन बी रिच, वी डोंट स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग रिच, बट वी विल नॉट अलाउ यू कि आप पूरी कौम के पैसे आपकी जेब में जाएं। वी विल नॉट लेट यू, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द हदीस। ओके, नंबर 2 जो पॉइंट है वो है कंपनी स्ट्रक्चर। अच्छा, इस्लाम में लिमिटेड लायबिलिटी कोई कंसेप्ट नहीं है कि जी कंपनी अलग है, लोग अलग, ओनर अलग है, कंपनी अलग है, लिमिटेड लायबिलिटी। और ये अलग है, इसने कर्जे लिए तो ये देगा, अगर इसके पास कुछ है दे देगा, नहीं है तो नहीं देगा। ओनर की सारी प्रॉपर्टी सेव्ड है। अच्छा, डिविडेंड जाएगा, प्रॉफिट जाएगा तो इसके पास जाएगा। लॉस और जब क्रेडिटर को पैसे देने होंगे तो कौन भुगतेगा? कंपनी भुगतेगी। लिमिटेड लायबिलिटी। व्हाई? अल्लाह ने शहीद को कर्ज माफ नहीं किया हुआ, शहीद को कर्ज माफ नहीं, जिसको सब कुछ माफ है, और इनको माफ है। बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दो, बैंक्रप्सी के बाद जो अवेलेबल है वो ले लो। किसी को 40% मिला, किसी को 30% मिला क्रेडिटर्स को, और बाकी सारे नो। ये पूरा जो कंपनी स्ट्रक्चर है, इस्लाम में पार्टनरशिप्स हैं, पार्टनरशिप बिल्कुल अलाउड है, बट अनलिमिटेड लायबिलिटी आपकी, आप अपने भुगतेंगे इसको। अब पार्टनरशिप हो सकते हैं ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जहां पे हंड्रेड्स ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, ये नहीं हो सकते। हम हर पार्टनर मेरे साथ इकरार इजाब कबूल करेगा तो ऐड होगा, मैं उस पर ट्रस्ट करूंगा। हर बंदा खुद चला सकता है, हर बंदे को हक है। डायरेक्टर्स विल नॉट रन द कंपनी, द ओनर विल रन द कंपनी। ये जो अभी हमने सेपरेशन की हुई है, ये ओनर और मैनेजमेंट की, इसका ऑटोमेटिक मतलब है कि आपके पास वही 10-15 बंदा 20 बंदों पार्टनरशिप वाली कंपनियां होंगी। आप बिलियंस नहीं जमा कर पाएंगे कि आप अपनी मर्जी से हैवी इंडस्ट्री चलाएं। मैं आपको जो पॉइंट कहता है कि सेकंड पॉइंट है जिसकी वजह से भी ये जो हैवी इंडस्ट्री है, वो अगर हदीस ने मना नहीं भी किया तो हम कर ही नहीं पाते, क्योंकि हम बिलियंस कहां से जमा करें। फॉर एग्जांपल केपी ऑयल एंड गैस, ये 10 बिलियन की इक्विटी से स्टार्ट हुआ था। अब 10 बिलियन इक्विटी कितने लोग जमा करेंगे? यू नीड 200-300 पीपल के वो शेयर होल्डिंग के जरिए पैसा गैदर करें। जब मैं ये सिस्टम ही नहीं लाओ कर रहा तो कैसे जमा होगा? आप 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, अरब जमा कर देंगे, आप कितना जमा करेंगे? सो नेचुरली हैवी इंडस्ट्री विल गो टू द स्टेट, ऑटोमेटिकली सारी हैवी इंडस्ट्री उधर चली जाएगी, तो उसका प्रॉफिट भी स्टेट के पास जाएगा, जो कि नीचे आवाम को फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। पॉइंट नंबर 3, टैक्सेशन। ओके, आप इस वक्त पुअर्स को टैक्स कर रहे हैं, रेग्रेसिव टैक्सेशन है, सारी इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। पाकिस्तान का इस वक्त जो बजट की फिगर्स हैं 60 to 70%, में 10 सालों से वो हर साल पर चार्टे बनाता हूं, 60 to 70 में हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। यानी मैं जब ये खरीद रहा हूं तो इसके अंदर टैक्स है, जब मैं मोबाइल खरीद रहा हूं उसके अंदर टैक्स है, मैं कॉल करता हूं उसके अंदर टैक्स है, रेस्टोरेंट जाता हूं उसमें 6% टैक्स है, हर आइटम के अंदर टैक्सेशन है। जीएसटी है, वो एक्साइज है, वो कस्टम है, वो सरचार्ज है, वो इंटरनेट के ऊपर एफईडी है, वो सिगरेट तंबाकू के ऊपर सेस है, वो रेगुलेटरी चार्जेस हैं, रजिस्ट्रेशन है, प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, हर चीज के अंदर टैक्स है। ओके, आपने ये देखा है कि कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता? बिल्कुल फंडामेंटल प्रिंसिपल है। आपने ये देखा हुआ है कि कौन दे सकता है, नहीं दे सकता? दूध का डब्बा, जो एक बाहर चौकीदार अगर बैठा हुआ है खेमे में, वो अपने लिए दूध का वो तरंग का डब्बा लेकर आता है, क्योंकि वो दूध अफोर्ड नहीं कर सकता, और वो भी जाके 15% जीएसटी दे रहा है। क्यों? किस तरह से आप टैक्स दे सकते हैं लोगों से? आपका मेजॉरिटी टैक्सेशन आवाम दे रहे हैं, वो रिच तो नहीं दे रहे हैं आपको। रिच भी वो परसेंटेज दे रहा है, वो भी घर में मलिक रियाज भी दूध का एक डब्बा यूज करेगा, वो 5 डब्बे तो यूज नहीं करेगा, वो भी वो टैक्स दे रहा है, जो कि यहां पे एक गरीब बंदा है वो भी वही टैक्स दे रहा है। सो हाउ कैन यू डू दिस? ठीक है, तो अब
वेस्ट का ओरिजिनल कंसेप्ट क्या था? वेस्ट कंसेप्ट ये था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इफ यू आर एमएनए एंड यू डिसाइड देन यू कैन। ठीक है, बस रूल ये है। गलत सही की डिस्कशन तो बात, मोरालिटी की डिस्कशन बाद में करेंगे। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये कंसेप्ट था उनका। हमारे पास ये नहीं है। हमारे पास है टैक्स, आपका माल है, आपकी जान है, आपकी इज्जत है, ये सब महफूज है और सिर्फ शरा इसको कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है। शरा अगर अलाउ करता है तो मैं आपकी जान ले सकता हूं, शरा नहीं अलाउ करता मैं आपकी जान नहीं ले सकता, जिस तरह सियालकोट में हुआ है। हम नहीं ले सकते बंदे की जान। अगर श्रीलंका के अंदर सारे मुसलमानों को मार दें, हम एक यहां पे श्रीलंकन की जान नहीं ले सकते, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड जिम्मी है। हाँ, वो मर्डर करेगा, मैं उसको मर्डर कर सकता हूं किसास में। तो शरा मुझे यह हक देती है किसी की जान, माल, इज्जत को हिट करने की। अदरवाइज आई हैव नो राइट कि मैं किसी से ये राइट वो ले सकूं। तो अब किसी का माल है, मेरे जेब में पैसे हैं, आप मुझे लूट रहे हैं। एक्चुअली दिस इज एक्चुअली थेफ्ट। ये थेफ्ट है जो आप कर रहे हैं मेरे साथ, जो टैक्स लगा रहे हैं। या तो मुझे शरा से दलील दो कि आपको अल्लाह ने कहा है कि तुम इस केस में ले सकते हो, यू कैन। अदरवाइज हदीस है, इन साहिबुल मक्स फिन्नार, जो मक्स टैक्स लेगा दोज़ख में जाएगा। ला यदखुलुल जन्नह साहिबुल मक्स, जो टैक्स लेगा जन्नत में नहीं जाएगा। इमेजिन दिस जॉब्स, दिस एफबीआर की जॉब्स, ठीक है। सो दे विल नॉट एंटर पैराडाइज, दे विल गो टू हेल फायर। इनफैक्ट एक स्कॉलर है अबू बकर अल-जस्सास, वो कहते हैं दिस इज वर्स देन सूद, दिस इज वर्स देन ज़िना। क्योंकि ये आप जबरन ले रहे हैं, दूसरों का माल छीन रहे हैं। अब इस्लाम में अपना है रेवेन्यू सिस्टम, मैं उसकी तरफ बाद में आता हूं, क्योंकि हमें भी स्टेट चलाने के लिए रेवेन्यू सिस्टम चाहिए, स्ट्रीम्स चाहिए पूरी। लेकिन ये जो सारा टैक्सेशन है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, और उठा के ले जा किधर रहे हैं? 3000 तकरीबन हम जाके 2600 बैंक्स को दे रहे हैं, डोमेस्टिक डेट सर्विसिंग है, और कोई 300 to 400 बिलियन जो है वो IMF को पे कर रहे हैं। सो लोगों को मैं लूट किस लिए रहा हूं? इसलिए लूट रहा हूं कि यार चले, मैं सड़क, अस्पताल और वो बना रहा हूं, मैं फिर भी कहीं मोरालिटी से इसको कह दूं कि यार ठीक है इस्लाम ने अलाउ नहीं किया, लेकिन इनका मकसद तो नेक है ना। मकसद ये कि IMF को पे करना है हमने, मकसद ये कि हम डेट सर्विसिंग करना चाहते हैं, दैट्स द पर्पस। सो ये पूरा टैक्सेशन। अब इस्लाम बिल्कुल अपोजिट। हमने इस तरह के टैक्सेशन के बगैर, हिंदुस्तान की GDP वर्ल्ड की 27% पे चली गई थी। इस टैक्सेशन के बगैर हमने चलाया, हमने 1000 ईयर तक दुनिया चलाई है, और हमने इस टैक्सेशन के बगैर चलाया। कभी कभार किसी जालिम हुक्मरान ने किसी पे गलत टैक्स लगाया, अगला आया उसने और एक सारे खत्म करवा दिया। वी वर ऑलवेज रिच, वी वर ऑलवेज रिच। सो हमारे पास पूरी हिस्ट्री बनी हुई है। हमारे पास ये जो बिल्डिंग्स नजर आ रही है ना, कि लोग कहते हैं जब वो ऑक्सफोर्ड बना रहे थे तो आप बिल्डिंग बना रहे थे, हम बिल्डिंग इसलिए बना रहे थे कि हमारे पास पैसे बहुत थे, हमारी इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग थी, हमारे पास इंडस्ट्री स्ट्रांग खड़ी थी। ये बिल्डिंगें टॉप क्लास इंजीनियरिंग के बगैर बन नहीं सकती, तो इसलिए हम बना रहे थे। जिस तरह वो एफल टावर बनाते हैं, वो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी खड़ा करते हैं, तो आप कहते हैं वाव। और इधर हम इससे उससे ज्यादा शानदार चीजें बनाए, वो भी 300 साल पहले, तो आपको वो अयाशी लगती है। सो वी वर स्टैंडिंग एट अदर प्लेस, हम किसी और जगह पे खड़े थे। ओके, अफ्रीका रिश्ता, हमारा अफ्रीका रिश्ता, गल्फ रिश्ता, पूरा अरब रिश्ता, पूरा एशिया रिश्ता, कौन सी जगह जहां हमने ये टैक्सेशन लिए बगैर कोई गुर्बत लेकर आ गए थे? हमने इसके बगैर खुशहाली दिखाई है। द नंबर नेक्स्ट, एग्रीकल्चर एंड लैंड लॉस। करंटली पाकिस्तान में करीबन ना, मैं फिगर थोड़ी पुरानी है, 1 करोड़ एकड़ जो है ज़मीन है वो कल्टिवेबल बट कल्टिवेटेड के कैटेगरी में फॉल करती है। जो अगर पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सर्वे उठाएं तो उस कैटेगरी में है। ऑफ कोर्स देयर विल बी सम अदर प्रॉब्लम एज वेल, जिसकी वजह से हम कल्टिवेट नहीं कर पा रहे, बट इन थ्योरी स्टेट के पास इस वक्त 1 करोड़ लैंड ऐसी है जो कल्टिवेबल बट नॉट कल्टिवेटेड कैटेगरी में फॉल कर रही है इस वक्त। फिर हमारे पास ऐसे अंग्रेजों के वफादार हैं जिनको हमने 1 लाख एकड़ जमीन, इंक्लूडिंग अकबर बुकटी को 1 लाख एकड़ जमीन मिली थी 47 में, जो वो 20 साल का था। सो हमारे पास एक पूरी क्लास है जिनको लैंड्स अलॉट की गई बिकॉज दे वर फेथफुल एंड लॉयल टू द इंग्लिश, जो काश नहीं हो रही। अब मैं इस्लाम के कौन से रूल कनेक्ट कर रहा हूं इसके साथ? हमारी यील्ड जो है वो तकरीबन हाफ है मैक्सिको और इंडिया की, और वेस्टर्न कंट्री से यील्ड तो और भी कम है। ना अच्छी सीड है, इस साल DAP 9000 की मिल रही है, ना लोगों ने इस साल कोई 30-40% लैंड में DAP नहीं डाला, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। सो हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स द रियलिटी करंटली, डिस्पाइट वी हैव द कैपेसिटी टू फीड द सेंट्रल एशियन एंड अफगानिस्तान। ये कैपेसिटी के बावजूद ये रियलिटी है इस वक्त। अब इस्लाम इसके बारे में हमें क्या बता रहा है? इस्लाम में बताता है कि रूल नंबर 1, जो बंजर जमीन को आबाद करेगा वो उसका मालिक बन जाएगा। यू डोंट नीड यू डोंट नीड स्टेट परमिशन, कि स्टेट को बता तो दो यार ये जमीन मैं ले रहा हूं। यू जस्ट इंसर्कल इट, इट्स योर्स। इट्स नॉट अर्बन लैंड, इट्स द
रूरल वो लैंड जो कि कोई काश नहीं कर रहा, काश करते हैं, वहां पे अस्तबल बनाते हैं, वहां पे घोड़े खड़े कर देते हैं, वहां पे फैक्ट्री लगा देते हैं, इट्स योर्स, लैंड इज फ्री। अगर आप बंजर जमीन आबाद कर लेंगे, जो 3 साल काश नहीं करेगा उसको, वो बेशक उसने करोड़ों की खरीदी, उसको वापस करनी पड़ेगी जमीन। अगेन नॉट अर्बन लैंड बट दीज लैंड्स, ठीक है। अगर आप काश नहीं करते वापस ले ली जाएगी, ये हदीस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हदीस है। और नंबर 3 जिस पे इख्तिलाफ है, बट मजारियात जायज नहीं है, यू हैव टू कल्टिवेट इट योरसेल्फ और थ्रू एम्प्लॉय, यू कैन नॉट जस्ट शेयर क्रॉपिंग नहीं हो सकती कि फसल नहीं हुई तो मारा जाएगा, नो यू हैव टू। हनाफी से डिसएग्री करते हैं, दैट्स व्हाई हमारे यहाँ डिफरेंट रूल है, बट अदरवाइज दिस इज द थ्री स्कूल ऑफ थॉट का ये ओपिनियन है कि आप मजारियत नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? लैंड ऑप्टिमली डिस्ट्रीब्यूट होनी है, इसका मतलब है लैंड ऑप्टिमली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ये सारे जो ओल्ड गार्ड्स हैं इंग्लिश के, इनसे ज़मीनें वापस ली जा रही हैं। ये सारे जो ग्रेजुएट्स हैं एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हैं, या वो फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के हैं, या पेशावर में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, वो BBA नहीं, ये जो एग्रीकल्चर वाले हैं, ठीक है। तो इनको हम 50-50 एकड़ ज़मीनें ले रहे हैं हमसे, विद फ्री सीड, विद इनिशियल इंटरेस्ट फ्री लोन्स के साथ, कि वो ज़मीनें आबाद करें। आपके सारे जो इस वक्त चौकीदार खड़ा है बाहर, ये माली खड़ा है, जो मोची खड़ा है, गांव से आ रहा है, जिसको गांव में कुछ नहीं मिल रहा, तो यहाँ सिटी के अंदर छोटी सी 10,000, 15,000, 12,000 की नौकरी कर रहा है, ये सारे दे आर गोइंग बैक टू देयर रूरल एरियाज, ये सब आबाद कर रहे हैं, आपकी अपनी ज़मीनें आबाद कर रहे हैं, ठीक है। और इन सब से लेकर इनको दी जा रही है। यू जस्ट इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ दिस 3-स्टेप एग्रीकल्चर पॉलिसी का। इसमें स्टेट ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा फैसिलिटेटिंग रोल भी प्ले करेंगी, वो इन्वेस्टमेंट देगी। हमने एग्रो बेस्ड इकोनॉमी खड़ी करनी है, क्योंकि हमारी ओरिजिनल इकोनॉमी एग्रो बेस्ड है, हमें उसके ऊपर खड़ी करनी है। पाकिस्तान के इस वक्त 19% GDP एग्रीकल्चर से आ रहा है, इसमें 11% लाइफ स्टॉक से आ रहा है, तो हमें इसको इसके ऊपर खड़ी करनी है। फ्रांस इकोनॉमी ओरिजिनली एग्रो बेस्ड इकोनॉमी थी, ये तो अब हाई वैल्यू एडेड और सेकेंडरी सेक्टर बिल्ड हो गया है, अदरवाइज ओरिजिनली तो सारी इकोनॉमी ऐसी थी। तो हम इसको अगर आप खड़ा करते हैं, तो आपकी इस वक्त 60-70% पॉपुलेशन गांव के अंदर है, जो सिटी में आई हुई है, उनको आप वापस ले जा रहे हैं। आपके सिटीज का अर्बनाइजेशन सारी है, जो सारा इंपैक्ट आया हुआ है, वो खत्म हो रहा है। आपके लोग वहां पे रिच हो रहे हैं, जो गांव के अंदर हैं वो सारे रिच हो रहे हैं। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट किधर चली जाएगी? वो ड्रास्टिकली नीचे चली जाएगी, आपका पॉवर्टी लेवल नीचे आ जाएगा। हमारे यहाँ तो फसल होती है तो लोग नया करोड़ निकाल रहे होते हैं गांव में, अगर उनके पास जमीनों में अच्छी फसल हो गई ना, तो 20-25 लाख रुपए कमाते हैं, नई करोड़ा निकाल लेते हैं। अब ये सिचुएशन अगर आप रिवर्स कर देते हैं तो सब रिवर्स हो जाएगा। ये एक स्टेट का एक विजनरी प्लान होना चाहिए ना, ये तो अभी तो बातें हैं, इट्स जस्ट टॉक्स, खाली बातें हैं, ठीक है। इट्स रिक्वायर थॉरो पॉलिसीज के लिए पूरी एग्रीकल्चर पॉलिसी होनी चाहिए। अगर आप चेक करें, मैंने अभी तक सूद की बात नहीं की अभी तक, ठीक है। वी हैव नॉट डिस्कस्ड इंटरेस्ट, वी हैव डिस्कस्ड द कंपनी स्ट्रक्चर, वी हैव डिस्कस्ड द ओनरशिप डिबेट, वी हैव डिस्कस्ड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वी हैव डिस्कस्ड द एग्रीकल्चर लॉ, वी हैव डिस्कस्ड टैक्सेशन ओनली, ठीक है। अभी तक हम यहां पहुंचे। इसके बाद अगला जो है फॉरेन लोन्स। ये दुरुस्त है कि हदीस है कि अल मुस्लिमून अला शुरूतहिम, मुसलमान अपनी शराइत के पाबंद हैं, लेकिन उस हदीस का अगला हिस्सा है इल्ला शर्त हर्रमन हलाल, सिवाय वो शर्त जो हराम को हलाल कर दे, वो हिल हराम, और या एंड द रिवर्स, उस शर्त के हम पाबंद नहीं है। तो वी आर नॉट बाउंड बाय इंटरेस्ट, इवन अगर हमारे हुक्मरानों ने वो ट्रीटीज भी की उनके साथ, तो हम उसके पाबंद नहीं है एक्चुअली। अच्छा, सीम स्ट्रेंज, क्योंकि आप दुनिया के साथ डील कर रहे हैं, वो आपके रूल्स क्यों माने? जब सोशलिस्ट स्टेट आती है तो दुनिया सोशलिज्म की बातें मानती है, उनको पता है ये आइडियोलॉजिकल स्टेट है और सोशलिज्म के ये रूल्स और ये नहीं मानते, इसके लिए उन्होंने पूरा निजाम उखाड़ दिया, ये दुनिया का रूल नहीं मानते। जब आप इस्लामिक सिस्टम लेकर आते हैं तो फिर दुनिया भी आपकी सुनेगी, क्योंकि आपको पता है इट्स अ वॉर विद अल्लाह एंड रसूल। वी वुड नॉट पे आवर इंटरेस्ट पेमेंट, सिंपल, वी वुडंट पे आवर इंटरेस्ट पेमेंट। हम इस वक्त 3000 पे कर रहे हैं, 2600 लोकल है। अच्छा, लोकल से आपको कौन स्टॉप कर रहा है? बाहर की दुनिया का पड्डा तो चले बाद में देख लेते हैं। 2600 आप लोकल पेमेंट कर रहे हैं, 2600 अरब, आपका डिफेंस 1400 है। आपकी इस साल उन्होंने कटिंग करने के बाद 700 रह गया डेवलपमेंट बजट, 700 डेवलपमेंट है, 1400 आपका डिफेंस है। आपका करंट जो बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है वो 1800-1900 है, आप दे रहे हैं 3000 इंटरेस्ट। सो फिर खान साहब की या किसी भी हुक्मरान की हैसियत क्या है सिवाय इसके कि जस्ट ए वाइस राय। वो वाइस राय है, वो सुबह शाम टैक्स बड़ा टैक्स कलेक्शन इंक्रीज करके उनकी जेब में डाल रहे हैं। इसके अलावा तुम क्या हो? इसके अलावा तुम्हारी क्या हैसियत है? यू आर नथिंग बट जस्ट ए वाइस राय। इफ इट इज नवाज द सेम, इफ इट इज खान साहब द सेम, इट इज जरदारी द सेम, ये रियलिटी। और इस यहां पे कोई और भी आएगा तो यही होगा, अनलेस वो ये ऑर्डर ब्रेक करने पे तैयार नहीं है। तो
अगर वो कहता है हम दुनिया के साथ अमन व अमान और भाईचारे के साथ करेंगे, हम जी अपने वादों को पूरा करेंगे, तो करें फिर पूरा वादा। कल आप मुझे बताएं, अगर आप कल तक गुनाहगार थे और आपने किसी जिना का कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं आपको प्रोस्टिट्यूशन के पेमेंट दूंगा, आज आपको समझ आ गई कि यार ये मैंने गलत किया है, तो क्या आप कहेंगे यार मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे तोड़ दूं? आप ये कहेंगे? नो, इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल। समहाउ जब इंटरेस्ट की बात आती है तो हमें ये सेंस नहीं बना रहा होता। वी वुड नॉट पे इंटरेस्ट। ये में कोई फर्स्ट केस हम नहीं है दुनिया में। दुनिया में आप सिर्फ सॉवरन डेट सर्च करें और विकिपीडिया पर आपको 1800 से लेकर ना आज तक आपको दर्जनों केसेस नजर आ जाएंगे जहां लोगों ने रिफ्यूज किया हुआ है। जब अमेरिका ने इराक टेक ओवर किया, उसने कहा वो तो सद्दाम के कर्जे थे, वो क्यों दें। जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, उसने कहा वो तो पाकिस्तान के गासिब हुक्मरानों के कर्जे थे, हम क्यों दें। इट्स नॉट समथिंग वी विल बी डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। जब एक रिजीम चेंज हो, सिस्टम चेंज हो, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो, वी हैव प्रेसिडेंस इन द वर्ल्ड, हम कर सकते हैं ऐसा। उन्होंने खुद किया ऐसा। सॉवरन डिफॉल्ट आपको सर्च करना है, यू विल सी मेनी केसेस जब सॉवरन डिफॉल्ट किया है। अमेरिका ने किया है, उन्होंने किया। अमेरिका ने खुद डॉलर के ऊपर अपनी पेमेंट से रिफ्यूज किया हुआ है। उसने कहा था मैं डॉलर चेंज करके आप गोल्ड में गोल्ड दूंगा। 1971 में उसने कहा मैं नहीं देता। पूरी दुनिया के सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज कर लिया सर निक्सन ने। उसने पहले 2-3 स्टेप में, पहले स्टेप में कहा फॉरेन गवर्नमेंट्स को दूंगा, आवाम को नहीं दूंगा, फिर अपने लोगों को भी नहीं दूंगा, फिर फॉरेन गवर्नमेंट्स को भी नहीं दूंगा। लोगों ने डॉलर रखे थे इस प्रॉमिस के साथ कि जब चाहेंगे डॉलर गोल्ड में कन्वर्ट होगा, 35 ऑन्स का डॉलर का 1 ऑन्स मिलेगा आपको। दे रिफ्यूज। दैट बस सिंपल। वही आप सॉवरन कंट्री आप कैसे कर सकते हैं, सॉवरन डिफॉल्ट कैसे कर सकते हैं? दे डिड इट। आपसे वो कैसे कह सकते हैं? सो इस्लाम नहीं अलाउ करता आपको कि आप जो है फॉरेन लोन्स लें, इंटरेस्ट पेमेंट्स दें, और इंटरेस्ट पेमेंट का सिर्फ एक सोल्यूशन है, ये इनकार। बस इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अपने आप से ओवर शरीफ ना बनाए दुनिया में। ये दुनिया शराफत की दुनिया नहीं है, और ना आपको अल्लाह अलाउ करता है, ना रसूल अलाउ करता है, ना आपको आपके गुर्बत अलाउ करती है कि आप इस पेमेंट को दें। आपको ये पेमेंट रिफ्यूज करना है, ये इस्लाम का हाल है इसका। अब ये कैसे करना है, पॉलिटिकली कैसे लेके जाएंगे? दुनिया में $1 के बदले लोगों ने $13 दिए हुए हैं अब तक। एक लोन के साथ अफ्रीका में 141, 142 कंडीशन अटैच है। हमारे जैसे मुल्कों में 30-40 कंडीशन अटैच है, और जो वीक कंट्रीज उनके साथ ऐसे अटैच किया हुआ है उन्होंने। ये उन्होंने डिजाइन इसलिए नहीं डिजाइन किया, ये एक पॉलिटिकल प्लान है। ये इसलिए नहीं डिजाइन हुआ कि आप कर्जे दे करना अपने मुल्क को ठीक कर लें। वी ऑल नो दिस। इसलिए आज आपसे स्टेट बैंक वो ले गए, अपना बंदा बिठा के कहा इसको आप हटा भी नहीं सकते। आप स्टेट बैंक की सॉवरेंटी का सॉवरन करने का बिल पार्लियामेंट से पास करें, ऑर्डिनेंस भी नहीं। ऑर्डिनेंस तो फिर भी 3 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा। नहीं, पार्लियामेंट से पास करवाएं। और सारी पार्टियां खड़ी हो गई हैं, स्टैंड अप खड़ी हो गई हैं और वो पास करवा रही हैं। सो क्या आप गुलामी में अपने आप को देने के लिए कहेंगे हमने मुआहदा किया, तो अब तो गुलामी करनी पड़ेगी ना। आपके लोग हैं, ले लें उनसे, उनके पैसे आपके पास पड़े हुए हैं, हमारे पास नहीं है। वो पैसे सारे आपके पास ट्रांसफर हुए हैं। पेटेंट एंड कॉपीराइट ए बिट स्ट्रेंज पॉइंट, क्योंकि ये वाला बाकी पॉइंट ना फिर भी हमें जरा जज्बात में हजम हो जाते हैं। पेटेंट वाला पॉइंट हमें हजम नहीं होता। इस्लाम में देयर इज नो पेटेंट लॉ एंड देयर इज नो कॉपीराइट। देयर इज नो पेटेंट, देयर इज नो कॉपीराइट, एंड बिकॉज ऑफ द फेथ यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अल्लाह नहीं अलाउ करता इसको। मैं एविडेंस दे दूंगा आपको। आर यू लुकिंग फॉर बिल गेट्स इनकम आपको चाहिए, या आपको पूरी दुनिया में लोगों को कंप्यूटर सिखाना है? आपको उस मेडिसिन जो फाइजर ने बनाई है उस पे फाइजर के प्रॉफिट्स देखने हैं, या आपको पूरी दुनिया को कोविड से बचाना है? अगर आपको कंसर्न ये कि फिर R&D में इन्वेस्ट कौन करेगा, तो R&D में कंपनी को इन्वेस्ट करने की जरूरत है भी नहीं। इट शुड बी डन बाय द स्टेट्स, इट शुड बी डन बाय द यूनिवर्सिटीज। इट्स नॉट द जॉब ऑफ द कंपनीज। एंड इफ दे डू एवरीथिंग जो ह्यूमैनिटी के लिए होना चाहिए वो पैसों के लिए कर रहे हैं, तो इट शुड स्टॉप, इट शुड स्टॉप। क्रोम, मोजिल्ला फायरफॉक्स नहीं पेटेंटेड, ओपन सोर्स कोड है, नहीं मर रहे, वो भी करोड़पति अरबपति हैं। होंडा गाड़ी में क्यों कॉपी नहीं कर सकता? मैं इंजन क्यों रिवर्स इंजीनियर नहीं कर सकता? मैं मिसाइल क्यों रिवर्स नहीं कर सकता? मैं ड्रोन्स क्यों रिवर्स नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूं। क्या चाइना दुनिया में ग्रो किया तो उन्होंने ऐसे किया कि वो एक को पेटेंट पे कर रहे थे? हमने एटम बम बनाया तो हमने पेटेंट्स पे करके किया हुआ है। छोड़ें इस बात को। अंग्रेजों ने कैसे ये सारी डेवलपमेंट की है? क्या उन्होंने सब कुछ स्क्रैच से क्रिएट किया हुआ है? हाउ मच दे पेड अस? अल ख्वारिज़मी 01 बनाया उसने, जिसके ऊपर एल्गोरिदम बने, इसके ऊपर सॉफ्टवेयर बने, इसके ऊपर सारे सिस्टम्स बन रहे हैं। नाउ टेल मी हाउ मच दे पेड टू अस? बोलिसीना कितना पे किया है? ऑप्टिक्स कितना पे किया है?
H2SO4 जाबिर बिन हयान सारी बैटरीज में डाल रहे हैं, कितना पे किया इन्होंने हमें? तो जब हमसे सारा ट्रांसफर करवा लिया तो आपको अब ये समझ आ गई कि नहीं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट होनी चाहिए, किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। तो ये जब हमसे ले रहे थे उसको आपको याद नहीं था? क्या मुसलमान ने बुखारी मुस्लिम पैटेंट किया था? क्या कुरान पैटेंट किया है? नो, इट कैन नॉट बी पैटेंटेड। अगर आपको रिवॉर्ड देने की फिक्र है कि उन अथर्स को, रिसर्चर्स को रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उसके 10 तरीके हैं। उसके 10 तरीके। पीपल वांट ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल चीजों की अपनी वैल्यू हमेशा रहती है, उसके अपडेट्स आते हैं, उसके अंदर अपग्रेड्स आते हैं, बट अलाउ ए ओपन कंपटीशन के लोग उसको कॉपी करें, डेवलपमेंट हो फॉर ह्यूमैनिटी। खिलाफत सोने में तोल देती थी बंदे को जो किताब लिखता था, और किताब लेकर उसकी कॉपियां पूरी लाइब्रेरी में भिजवा देती थी। दे हैव ए वे, वी हैव टू मेनी वेज कि हम इन रिसर्चर्स को कैसे अवॉर्ड करेंगे। लेकिन जब मैं आज एक फार्मूला बनाता हूं ना, मैं सिर्फ पैसों के लिए नहीं करता, मेरे सामने ह्यूमैनिटी खड़ी होती है कि यार वो फेस कर रही है, वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। ये कौन सी क्रोक्ट मेंटालिटी बन गई है, वी डू एवरीथिंग फॉर मनी? क्या हम सब चीजें बस पैसे के लिए करेंगे? हमें बम बनाते इसलिए बनाते हैं कि हम जो है इससे पैसा कमाएं? नो, हमें इस्लाम को डिफेंड करना है। लोग इसके लिए जान लगा देंगे, पैसा सब कुछ कुर्बान कर देंगे। लोग कॉज के लिए काम करते हैं। इन्होंने सब हर कॉज दुनिया में खत्म कर दिया, हर वैल्यू खत्म कर दी है सिवाय मॉनेटरी वैल्यू के। सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू होगी तो कंपनी रिसर्च करेंगी, अगर आप ये खत्म कर देंगे तो वो नहीं। हम उनको रीजनेबल मॉनेटरी वैल्यू दे देंगे, देयर आर 10 मेथड्स, लेकिन देयर इज नो पैटेंट, देयर इज नो कॉपीराइट। तो आपको ये बिल गेट जैसे बगड़बिल्ले नहीं मिलेंगे जो कि लोगों के एक्सपेंस पे मजे कर रहे हैं। ये तो हमारे मुल्क में उनको पता है कि इसको कुछ हद तक आपको अलाउ करना चाहिए, वरना फिर टेक्नोलॉजी स्प्रेड नहीं होगी तो मेरे कंज्यूमर नहीं बनेंगे। तो इसलिए हमारे मुल्क में फिर भी हम 30 रुपए की सीडी में इंस्टॉल कर लेते हैं। इमेजिन करें इफ यू हैव बीन पे 28,000 रुपीज फॉर 1 लाइसेंस कॉपी, तो हम आज कहां पे खड़े होते? सो देयर इज नो पैटेंट, देयर इज नो कॉपीराइट। इसकी इस्लामिक दलील है, ये मैं सिर्फ लॉजिकल तरीके से नहीं डिस्कस कर रहा, इट इज बेस्ड ऑन ए शरिया एविडेंस। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के पास आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आई और उनके पास एक गुलाम था, और उस गुलाम को उन्होंने खरीदा था, बरीरा उसका नाम था, और उसके साथ एक कंडीशन अटैच थी। और कंडीशन ये थी कि इसकी मकातिबत जो है ना, जिन्होंने सेल किया था, उन्होंने कहा इसकी मकातिबत हमारे पास होगी। मकातिबत कुछ राइट्स हुआ करते थे, अगर आपका कोई वारिस नहीं है तो फिर उसकी प्रॉपर्टी उनके पास जाएगी, कुछ राइट्स थे। जैसे कि हम कहते हैं ना, आप बुक पढ़ सकते हैं लेकिन आप फोटोकॉपी नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, वैसे कुछ राइट्स थे। तो अब वो राइट्स उन्होंने कहा हमारे पास रहेंगे। तो नबी वसल्लम मिंबर पे खड़े हुए और आपने खिताब किया लोगों से, पहले हमद सना बयान करने के बाद कहा कि लोगों को क्या हो गया कि वो शर्तें लगाते हैं जो किताबुल्लाह में नहीं है, और ऐसी हर शर्त मरदूद है और ऐसी हर शर्त जायज नहीं है। आपने कहा गुलाम जिसका है उसके पास मकातिबत होगी। तो यू कैन नॉट जस्ट सेल एंड रिटेन सर्टन राइट्स। तो बुक्स, सॉफ्टवेयर, इसमें आप राइट्स रिटेन कर रहे हैं कि नहीं, आप फोटोस्टेट नहीं करेंगे, आप कॉपी नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, ये वन यूजर पे रखेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। यू कैन नॉट रिटेन द राइट्स, ये नहीं हो सकता। आप बाजार में आलू खरीदते हुए कोई आपको नहीं कहता कि आप चिप्स बना सकते हैं लेकिन आप भुजिया नहीं बना सकते। मैं जब ये पढ़ा रहा हूं, आपको डिस्कस कर रहा हूं, आपसे कर रहा हूं, मैं आपको ये कहूं बाहर किसी को बताओगे तो मुझे पैसे दोगे, आप कहेंगे सर क्यों, किस बात के? चले 1 मिनट के लिए लेक्चर के पैसे दे दिए आपने। अब मैं आपसे कहता हूं नहीं, आपने पैसे दिए लेकिन ये आपके सुनने के लिए, किसी और को दोगे तो मुझे पैसे दोगे, आप कहेंगे क्यों? तो बुक भी तो यही है, सिर्फ वो इस ओरल से वो फिजिकल में कन्वर्ट हो गया। और क्या फर्क है इसमें? देखिए होता यह है, जो चीज मार्केट में चल रही हो ना, वो नॉर्मलाइज हो जाती है, इंटरनलाइज हो जाती है, वो नॉर्म बन जाता है, तो हमें वो अजीब नहीं लगता। वरना जीएसटी पे आपको ना हुकूमत का तख्त उलट देना चाहिए था कि आप आम लोगों से कैसे ले रहे हैं, बट वी डोंट फील इट। व्हाई? बिकॉज इट्स नॉर्मलाइज, इंटरनलाइज हो गया हुआ। और जो चीज मार्केट में ना हो ना, और उससे हट के हो ना, और क्या ब्रांड वॉशिंग की बातें कर रहे हैं, क्या अजीब बातें कर रहे हैं, क्यों अजीब क्यों? देयर इज नथिंग वियर्ड। जो नॉर्मल है वो वियर्ड हो चुका है, और जो वियर्ड है वो नॉर्मल हो चुका हुआ है। क्यों? क्योंकि हम एक सिस्टम में रह रहे हैं और उसने हमें इन गलत चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया और हमें वो अजीब नहीं लगती। इसके अलावा कोई फर्क नहीं है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज। देयर इज जीरो इंपोर्ट ड्यूटी ऑन लोकल ट्रेडर। वी डिवाइड द सारे ट्रेडर्स को 2 पार्ट में, एक हर्बी ट्रेडर्स और एक लोकल ट्रेडर्स। हम कंपनियों को नहीं पहचानते, हम मैकडोनल्ड को नहीं पहचानते, उसका ओनर कौन है, ये बंदा है, ये मेरे मुल्क में ट्रेड करना चाहता है, ऐसे हम इसको देखेंगे। यू आर इजरायली, यू आर इंडियन, यू आर नॉर्वेजियन, यू आर फ्रॉम साउथ अफ्रीका, यू आर फ्रॉम दिस कंट्री, दिस कंट्री, दिस कंट्री, दिस कंट्री। आप किस कंट्री के हैं, आपकी नेशनलिटी के ऊपर, आपकी नेशनलिटी के ऊपर कंपनी कौम नहीं जानते। ठीक है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, आपकी नजर में होगा, हमारी नजर में ओनर और कंपनी एक चीज है, उसकी बेस पे आपको डील करेंगे। लोकल ट्रेडर्स पे जीरो इंपोर्ट ड्यूटी है। पाकिस्तानी ट्रेडर है, खिलाफा का ट्रेडर है, वो कुछ चीज लेकर आएगा, नो ड्यूटी, एब्सोल्युटली नो ड्यूटी। इंपोर्ट इज टोटली फ्री, एक्सपोर्ट इज रेगुलेटेड।
अगर कोई चीज हमारे मुल्क में नीड है और वो बाहर जा रही है तो हम उसको रोकेंगे। फॉरेन ट्रेडर पे टिट फॉर टैट है ओरिजिनली। इफ दे इंपोज समथिंग ऑन अस वी विल इंपोज ऑन देम। उसमें भी वो ट्रेडर जिस साथ हमारी वॉर चल रही है या जिन्होंने मुस्लिम एरिया को पाए किए हुए हैं, देयर इज नो डीलिंग, क्योंकि उनके साथ सिर्फ एक ट्रीटी अलाउड है इस्लाम में, और वो है सीज फायर, टेम्पररी सीज फायर। जैसे कि हमने मक्का के साथ 10 ईयर की सीज फायर सुलह हुदैबिया साइन किया था, बस इसके अलावा कोई ट्रीटी अलाउड नहीं, उनके साथ कोई डीलिंग नहीं, उनका कोई एम्बेसी नहीं होती, उनके साथ कोई ट्रांजैक्शंस नहीं होती, उनके साथ कोई कल्चरल रिलेशनशिप, कोई एजुकेशनल रिलेशनशिप, कुछ भी नहीं होता हमारे साथ। तो बाकी सारे जो दुनिया में मुल्क हैं सिवाय 4-5 के जिनके साथ हमारा पड्डा है, बाकी सारे कंट्रीज हर भी हैं बट हुक्मन है, इन प्रिंसिपल, नॉट इन एक्शन, इन फैलन नहीं है। सो उनके साथ आपकी टेट फॉर टेट होगा। अगर वो आमतौर पर हिस्टोरिकली 10% रहा है, टिट्स लगाते हैं, उशूर लगाते हैं, 10% लगाते हैं। इफ दे इंपोज 10% वी विल इंपोज 10%, इफ दे डोंट इंपोज एनीथिंग वी विल नॉट इंपोज एनीथिंग। सो आपके पास एक फ्री इंपोर्ट आएगी तो आपको गाड़ी उस रेट पे मिलेगी जिस तरह खैबर एजेंसियां मिल रही है, जिस तरह स्वात मिल रही है, जहां लोग कभी कभी BMW गाड़ियों में बकरियों के लिए घास भी लेकर आ जाते हैं, तो आपको उस रेट पे गाड़ी मिलेगी जो अगर इंपोर्ट फ्री हो जाती है। ओके, सेकंड लास्ट पॉइंट, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट सिर्फ उस टाइम पे इकोनॉमी में पैसा शिफ्ट करता है जब नए शेयर इशू होते हैं। जब नए शेयर इशू होते हैं तो वो पैसा कंपनी के पास जाता है और लोग ओनर बन जाते हैं, और वो पैसा कंपनी के अंदर है, सो कंपनी के अंदर एक रियल इन्वेस्टमेंट आ गई है। अदरवाइज रोजाना जो एग्जिस्टिंग शेयर की ट्रेड हो रही है, इसका इकोनॉमी पे क्या ताल्लुक है? इससे क्या इकोनॉमी को क्या मिल रहा है? इसको वेयर इज द रियल ट्रेड? आप जो भी कर रहे हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, आप जो सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बन गए हुए हैं, डेरिवेटिव्स बन गए हैं, एग्जिस्टिंग शेयर्स की सेल परचेज है, वेयर इज द इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी? ये स्टॉक मार्केट इकोनॉमी की कंडीशन को शो करता है। कैसे करता है? कैसे करता है? When you invest in new shares, then the money transfer to the company. कंपनी ने आगे 2 ब्रांचें खोल ली, या फैक्ट्री लगा लिया, वेयर हाउस खोल लिया, या कुछ भी कर लिया, that's the only impact on economy. So we will have to close down the stock markets because there is only partnership based companies. There is no open share dealing, कोई नहीं है। आपको एक बंदा नया कंपनी में ऐड होगा, ये बंदा कंपनी में ऐड होता है, आए मेरे साथ बैठे, हमारे 4 पार्टनरों के साथ डिस्कस करें कितने पैसे लेकर आएंगे, क्या प्रॉफिट शेयर होगा, यू कैन बी एडेड, बट इट कैन नॉट बी जस्ट रोजाना मेरे 1000 पार्टनर आ रहे हैं और जा रहे हैं, मुझे पता भी नहीं है। इस्लाम में ऐसी कोई पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करती। सो इफ यू क्लोज डाउन द स्टॉक एक्सचेंज, द मनी विल गो टू द रियल ट्रेड रादर देन दीस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर सर्कुलेट होके वो जवारी जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं उससे निकल जाएगा सारा। फिर देयर इज नो होर्डिंग, वी नो द हदीस क्लियर है, वी नो देयर इज नो मोनोपोली, हदीस है देयर इज नो मोनोपोली ऑन इन फूड स्टफ। हदीस के वर्ड्स का तर्जुमा ये है, नो मोनोपोली इन फूड स्टफ एंड इट इज जनरल। सो मोनोपोलीज अलाउड नहीं है, एंड देयर इज नो प्राइस फिक्सिंग इंटरेस्टिंगली। सो इस सेंस में कोई कह सकता है कि यार ये तो कैपिटलिस्ट मॉडल है, डिमांड सप्लाई से प्राइस बनती है। यस, डिमांड सप्लाई से प्राइस बनती है, नेचुरल डिमांड सप्लाई से। देयर इज नो प्राइस फिक्सेशन, इवन इफ प्राइस गो अप देयर विल बी नो फिक्सिंग, यू इंक्रीज सप्लाई, प्राइस स्टेबल, नो फोर्स। ब्लैक मार्केट नहीं क्रिएट करनी हमने, इंपोर्ट फ्री कर दें पूरी दुनिया में, चीजें जब तक महंगी नहीं होगी आपके पास कुछ कभी महंगा नहीं होगा। इस वक्त ना कहां पे इसकी तरफ चले, मैं आगे आ रहा हूँ, ये पॉइंट अब जब करंट सिस्टम के प्रॉब्लम की तरफ आता हूँ उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आखिरी क्विक पॉइंट्स, सेल्फ सफिशिएंसी। वी कैन नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, सिंपल। अगर हम यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी नहीं अप्लाई करेंगे एडम स्मिथ साहब की कि जी वो चावल में अच्छे हैं तो वो चावल, आप चावल और गंदम ना उगाएं, और अगर इंडिया चावल में अच्छा है और आप गंदम में अच्छे हैं तो आप गंदम उगाएं और वो चावल उगाएं और एक्सचेंज कर लें। हम अपनी क्रिटिकल एरियाज में डिपेंडेंसी नहीं एक्सेप्ट कर सकते। ये एक ऐसी इस्लामिक स्टेट है जो कंटिन्यू परपेचुअल वॉर में रहती है, वो परपेचुअल दावा कैरियर है, वो पूरी दुनिया को इस्लाम लेके जाएगी, इसमें वॉर्स कंटिन्यूस होंगे। सो वी कैन नॉट हैव डिपेंडेंसीज ऑन अदर पावर्स इन एनी क्रिटिकल एरिया, हम नहीं कर सकते। तो इवन अगर हम गंदम बुरी उगाते हैं तो भी हम गंदम भी उगाएंगे, अगर हम चावल बुरी उगाते हैं तो हम फिर भी चावल उगाएंगे, अगर हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वीक है तो भी हम मोबाइल मैन्युफैक्चर करेंगे, अगर हम गाड़ियां हमारी अभी बिल्कुल बेकार क्वालिटी की हैं तो फिर भी हम गाड़ियां बनाएंगे और उसको डेवलप करेंगे। हम क्रिटिकल एरियाज में फॉरेन डिपेंडेंसी नहीं एक्सेप्ट कर सकते। सो सेल्फ सफिशिएंसी इज द पॉलिसी ऑफ द स्टेट। वी सा दिस इन मदीना एंड थ्रू आउट द हिस्ट्री। हमने कभी डिपेंडेंसी अपनी क्रिएट नहीं की, हमने जाके बंदे भेजवाए, वहां से टेक्नोलॉजी सीखी और फौरन अपनी टेक्नोलॉजी अपने कंट्री में ट्रांसफर की। खा हम वीक हो, हम डिपेंडेंसी नहीं एक्सेप्ट कर सकते। हमारा एक्सपोर्ट बेस्ड मॉडल नहीं है जो चाइना का मॉडल है। इस्लाम का जो ग्रोथ का मॉडल है वो एक्सपोर्ट बेस्ड नहीं, जो वियतनाम, वो सिंगापुर या मलेशिया या चाइना ने अडॉप्ट किया। एंड नाउ दे अंडरस्टैंड द वीकनेस ऑफ दिस मॉडल के पूरी दुनिया ने में फैक्ट्री तो बना लिया और हमने बज़ाहिर लगा कि हमने 7 to 9% GDP ग्रोथ कर ली,
बट इफेक्टिवली व्हाट हैपेंड कि आपको जब अमेरिका को गर्क कर सकते थे और सुपर पावर बन सकते थे, आप नहीं कर सके। 2008 में जब रिसेशन आया और पूरा अमेरिका कोलैप्स कर रहा था, आप उसको बचा रहे थे क्योंकि आपके अपने 4,000 अरब डॉलर के जो खजाना था, जो आपके पास डॉलर में था, वो बर्बाद हो जाता कि अमेरिका बर्बाद हो जाता। तो आपने वहां पे डिमांड क्रिएशन के लिए उनके टी बिल्स खरीदने शुरू कर दिए ताकि अमेरिका किक स्टार्ट हो जाए और वो इकोनॉमी, कंज्यूमर इकोनॉमी, हमारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करे। सो आप उन पे इतने डिपेंडेंट थे कि आप उनसे लड़ भी नहीं सकते। आप उन पे इतने डिपेंडेंट हैं कि आप पे बदमाशी करके आपके गिर्द उन्होंने घेरा डाला हुआ है और आप जो हैं मीक तरीके से छोटी छोटे इकोनॉमिक टूल्स के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे उनके साथ। यू आर सो मच डिपेंडेंट ऑन अमेरिका बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट मॉडल। तो अब जब ट्रंप ने कहा कि यार हमें चाइना से पट्टा डालना है, हम ऐसे तो नहीं कर सकते, ये तो आगे बढ़ रहा है, सो ये डिपेंडेंसी आपको नजर आ रही है कि गलत डिपेंडेंसी क्रिएट की थी इन लोगों ने। सो इसलिए हम एक्सपोर्ट मॉडल पे नहीं जा सकते। एक्सपोर्ट हमारी इकोनॉमी का 5-8% होगा, हमेशा हमारे पास एक्सेस क्वांटिटी होगी, हम एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम अपनी कंट्री इकोनॉमी एक्सपोर्ट पे नहीं खड़ी कर सकते। अभी करंटली खड़े करने की वजह यह कि हमें डॉलर चाहिए, हम डॉलर के चक्कर में फंसे हुए हैं। इस्लाम में चूंकि करेंसी गोल्ड बैक होती है, इसलिए हमारा यह मसला नहीं होता। ओके, अब जरा ये स्टेज पॉइंट 2 हमने एक बैकग्राउंड डिस्कस किया, फिर हमने इस्लामिक इकोनॉमिक्स के चंद एक प्रिंसिपल डिस्कस किए। अब जरा कुछ करंट प्रॉब्लम्स को उठाते हैं और फिर देखते हैं इस्लाम को कैसे डील करता है। रिमेंबर द फर्स्ट पॉइंट जब स्टार्ट में मैंने डिस्कस किया था, इट इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द करंट सिस्टम, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड ए सिस्टम दैट डज नॉट हैव दैट प्रॉब्लम। ये हमारा काम है, ठीक है। हमारा काम नहीं कि उनके सिस्टम के प्रॉब्लम हल करें, ये हमारा काम नहीं। ऐसा सिस्टम देना मेरा काम है जिसमें ये प्रॉब्लम नहीं होंगे। सो नंबर 1, लेट्स स्टार्ट विद इन्फ्लेशन। इस वक्त हाइपर इन्फ्लेशन चल रही है, पूरा पाकिस्तान चीख रहा है। आप हर दिन वीडियोस पे वीडियोस देख रहे हैं, हर तरह की आपको एक नजर आ रहा है, एक रिएक्शन लोगों का नजर आ रहा है। आपको नजर आ रहा है कि खान साहब से हर किस्म का प्यार जो लोगों का मौजूद है वो इस इन्फ्लेशन ने सबसे ज्यादा बिगाड़ दिया। बाकी चीजों ने इतना नहीं बिगाड़ा जितना कि इन्फ्लेशन ने वो सारा लव का अफेयर हेट में कन्वर्ट कर दिया है। इन्फ्लेशन क्या वजह है इसकी? वजह से इन्फ्लेशन क्यों होती है इस सिस्टम में? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द इन्फ्लेशन? नंबर 1, अफरात ज़र, उर्दू में इसका तर्जुमा, ये ज्यादा सही वर्ड है, और ये है मनी प्रिंटिंग से। हम कलेक्ट कर रहे हैं 6,000, हमें जरूरत है 10,000 की, तो हम प्रिंट कर रहे हैं, पैसा प्रिंट कर रहे हैं। ये तरीका है। पैसा प्रिंट करने के मल्टीपल मीन्स हैं, लेकिन जून 2018 से अगस्त 2021 तक हमारी करेंसी सर्कुलेशन में 2 फॉर्म्स में टोटल में 8,300 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। 8,300, 6,000 डिपॉजिट्स और 2,300 मनी सर्कुलेशन में डायरेक्टली इजाफा हुआ है। 8,300 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। प्रोडक्शन स्टैंड स्टिल पे है, इफेक्टिवली माइनस में या स्टैंड स्टिल पे खड़ी है। सो अगर पैसा इंक्रीज होगा और प्रोडक्शन सेम जगह पे खड़ी है तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। सो ये जो करंट इन्फ्लेशन है, इट्स नॉट एक्चुअली ऑयल प्राइसेस, इट्स नॉट एक्चुअली जो है जो हमें बता रहा है कि डॉलर का रेट है, ये कवर अप्स हैं। द बिगेस्ट रीजन इस वक्त जो है वो 8,300 अरब रुपए का इंक्रीज आया है। अगर आप स्टेट बैंक की जो क्वार्टरली रिपोर्ट आती है उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो ये इंक्रीज आया है इस वक्त 8,300 अरब का। इस्लाम में यू कैन नॉट प्रिंट द मनी बिकॉज करेंसी इज दरहम और दीनार। 4.25 ग्राम का गोल्ड इज दीनार, 2.975 ग्राम का दिरहम, ये सिल्वर का है, पहला वाला गोल्ड का है। करेंसी इज आइदर गोल्ड और यू कैन इशू कागज करेंसी भी इशू कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज देयर इज ए गोल्ड, इक्विवेलेंट गोल्ड है, 100% बैक बाय गोल्ड, ठीक है। सो मैं अगर मेरी नीड पूरी नहीं होती मैं क्या करूंगा? मैं नहीं प्रिंट कर सकता। प्रिंटिंग बेसिकली ये स्टेट बैंक के लोन्स कहते हैं, स्टेट बैंक से हमने लोन ले लिया, प्रिंटिंग कर रहे हैं असल में ये लोग। तो जब मेरे पास प्रिंटिंग की कैपेसिटी ही नहीं है, मेरे पास गुंजाइश, जब तक मैं एक्चुअल गोल्ड माइन करके नहीं लाऊंगा तब तक करेंसी प्रिंट ही नहीं सकती, तो आपका अफरात ज़र एकदम रुक गया। हाँ, यहां से एक और मसला आएगा, हम एक गिला आएगा कि जी फिर हम खर्चे कहां से पूरे करें, उसकी तरफ फिर बाद में जाते हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा कंप्लेंट ये कि गोल्ड बैक करेंसी से हम फिर स्टक हो जाएंगे। हम ये जो बाज़ औक़ात एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में ज्यादा खर्चा करते हैं, इनकम कम होती है लेकिन हम दबा के लगाते हैं इकॉनमी को किक स्टार्ट करने के लिए, पैसा कहां से आएगा उसकी तरफ बाद में जाते हैं। पहला आर्गुमेंट यह है कि वी कैन नॉट प्रिंट। असल गोल्ड होगा, बाय द वे अगर आप सैकड़ों सालों की हिस्ट्री निकालें तो दुनिया में ओवरऑल ना प्रोडक्शन 3% ग्रो कर रही है,
और दुनिया में गोल्ड माइनिंग भी अराउंड 3% हो रही है। यानी एक्चुअली हाँ, जब 18th सेंचुरी में वेस्ट के अंदर फास्ट पेस ग्रोथ हुई थी, प्रोडक्शन 3 की जगह पे 6-7 पे चली गई थी, उस टाइम सिल्वर ने सपोर्ट कर लिया था। सिल्वर वाज इनफ कि दुनिया में इन्फ्लेशन नहीं हुई एक्चुअली, क्योंकि दुनिया में सारी करेंसी गोल्ड सिल्वर थी। 1944 में दुनिया चेंज हुई है, इससे पहले पूरी दुनिया गोल्ड सिल्वर थी। सो हमें ये जो आर्गुमेंट है कि इस फास्ट पेस ग्रोथ को फिर ये सपोर्ट नहीं करेगा गोल्ड एंड सिल्वर ना। सो 18th सेंचुरी में दुनिया ने फास्ट पेस ग्रोथ की है जब वेस्टर्न इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था, बट द सिल्वर माइंस ने इसको बैक कर लिया था। सो इट्स इनफ। इफ अल्लाह से, अल्लाह विल मेक इट सफिस, पूरा कर देगा अल्लाह इसको। सो हम इसको फेथ पे ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो हिस्टोरिकल डेटा है वो भी सपोर्ट कर रहा है कि करेंसी शुड बी गोल्ड एंड सिल्वर। तो एकदम आपकी जो मेजर इन्फ्लेशन है वो गई हिस्टोरिकली। अब थ्रू आउट द वर्ल्ड देखें, आपको इन्फ्लेशन क्या नजर आता है? 0.2, 0.3, -1, -2, 1.03, 0.04, 0.4, 0.5, 1% भी नजर नहीं आता आपको इन्फ्लेशन। एक दफा हुआ था, एक हमारा एक रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, जिस मियां मनसा मूसा उसका नाम था, अफ्रीकन था, वो हज के लिए गया और अपने साथ कोई 7 ऊंटों पे गोल्ड रखकर खैरात के लिए कि ये साथ खैरात करता जाऊंगा। तो वो पूरे रास्ते में खैरात करते गए तो गोल्ड इंक्रीज हो गए, तो उसे थोड़ी सी कोई इन्फ्लेशन आ गई थी उसमें, क्योंकि उसने वो गोल्ड बांटना शुरू कर दिया था। तो उसके पास इतना गोल्ड था, आज की वेल्थ के हिसाब से एक एस्टीमेट है कि $400 बिलियन का उसके पास ना उसकी एसेट्स थे। अभी कुछ लोग उससे अमीर हो गए, और अभी बल्कि मेरे ख्याल दुनिया में भी कोई भी इससे ज्यादा अमीर नहीं है। आज तक सबसे अमीर बंदा मनसा मूसा है। सो उसने गोल्ड खैरात इतना किया था कि वो गोल्ड इंक्रीज होने से, प्रोडक्शन इतनी है, गोल्ड इंक्रीज हो गया तो इन्फ्लेशन आ गई थी। वो एक हिस्ट्री में एक इवेंट है जब पार्शियल इन्फ्लेशन आया था, जिसको हम ये वाला इन्फ्लेशन कहते हैं, अदरवाइज कभी नहीं आया। अब इन्फ्लेशन की दूसरी वजह क्या है? एक्सचेंज रेट, जो एक पार्शियल रीजन है कि जनाब 35% डॉलर के मुकाबले में रुपए गिर गया है, तो पेट्रोल तो 35% सिर्फ एक वजह से इंक्रीज हो जाना चाहिए। अगर दुनिया में ना भी इंक्रीज हो तो हमारा रेट तो वैसे ही बढ़ जाना चाहिए। व्हेन देयर इज ए गोल्ड बैक करेंसी, सो ये एक्सचेंज रेट ऐसे फ्लक्चुएट नहीं करता, ये फ्लक्चुएट नहीं करता, क्योंकि एक नेचुरल बैलेंस है। अब जरा ये अच्छा आर्गुमेंट है, ये जरा समझे। अगर आपके पास ना, आपकी एक्सपोर्ट कम है, ठीक है, इंपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट ज्यादा है इसका मतलब आपके मुल्क से गोल्ड जा रहा है, गोल्ड जा रहा है, तो आपके मुल्क में गोल्ड कम हो जाएगा। जब गोल्ड कम हो जाएगा तो सब चीजें सस्ती हो जाएंगी, डिफ्लेशन हो जाएगी। डिफ्लेशन हो जाएगी तो बाहर वालों को हमारा मुल्क सस्ता हो जाएगा, तो वो यहां से खरीदना शुरू कर देंगे, तो ऑटोमेटिक एक्सपोर्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी। सो इट क्रिएट एन, अगर वर्ल्ड में सब गोल्ड चलाएं तो कंडीशन ये है, अगर सब गोल्ड चलाएं तो ऑटोमेटिक ना आपका ये करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म हो जाता है, क्योंकि जैसे ही इंपोर्ट आपकी ज्यादा होंगी तो गोल्ड आपके मुल्क से निकल रहा है, गोल्ड कम होगा, प्रोडक्शन ज्यादा है, डिफ्लेशन शुरू हो जाएगी, डिफ्लेशन होगी तो बाहर वालों के लिए मुल्क सस्ता हो गया, फिर वो आपके मुल्क से ज्यादा लेंगे, गंदम, आलू, हर चीज, तो आपकी मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट बढ़ेगी, गोल्ड आ जाएगा, गोल्ड आएगा तो ऑटोमेटिकली करेंसी। तो ये नेचुरल बैलेंस क्रिएट होता है अगर वर्ल्ड गोल्ड पे चल रहा हो। तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट की कहानी आपको थ्रू आउट द हिस्ट्री क्यों नजर नहीं आई? क्योंकि दुनिया इस वक्त एक फेक सिस्टम पे चल रही है, अमेरिका प्रिंट करता है डॉलर और पूरी दुनिया को डॉलर कमाना पड़ता है, इसलिए आपको ये करंट अकाउंट डेफिसिट और आईएमएफ दरमियान में आता है, जी मैं पूरा करता हूं ना, क्या मसला है, अच्छा ये बंद करो, ये बंद करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, मैं ठीक करता हूं आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, तो मसला खत्म हो जाता है। नंबर 3, डिमांड सप्लाई से इंडिविजुअल आइटम की प्राइस फिर भी इवन इस्लामिक सिस्टम में भी बढ़ सकती है, क्योंकि जो इंडिविजुअल आइटम की प्राइस है वो डिमांड सप्लाई से बनती है। ओवरऑल इन्फ्लेशन तो करेंसी प्रिंटिंग से है या वो एक्सचेंज रेट से है, लेकिन 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 अगर इंडिविजुअल टमाटर कम हो गए मार्केट में सर्दियों में तो रेट चढ़ेगा, सप्लाई शॉर्ट होगी तो चढ़ेगा। और अगर मई जून में एकदम मार्केट में डंप हो गया टमाटर, एकदम गिरेगा, ये चलता रहेगा। ये जो सीजनल आपको फ्लक्चुएशन है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में हमारे पास कोल्ड स्टोरेज और जैसे सिस्टम्स आ गए कि वो एक रेंज के अंदर रहता है, और हमारे पास उनसे बेहतर सिस्टम है। क्यों? क्योंकि हम होर्डिंग बिल्कुल अलाउ नहीं करते। यहाँ पे 45-45 लाख बोरियां निकली हैं लोगों के पास चीनी की, और वो सारे सरकार डेमोक्रेसी में खुद बैठे हुए, तो उनको कोई हिट नहीं करता। नंबर 2, इंपोर्ट फ्री है। नंबर 3, कार्टलाइजेशन नहीं है, तो होर्डिंग नहीं है, कार्टलाइजेशन नहीं है, तो सप्लाई ओपन है आपकी, सप्लाई साइड से ये जो, लेकिन डिमांड लोग कंट्रोल कर नहीं सकते। लोगों ने जितनी चीनी, आलू, टमाटर खाना है उतना ही हाथ में रखकर शॉर्ट करके प्राइस अप करते हैं, छोड़कर ठीक कर देते हैं। सप्लाई कहां से हाईजैक हो रही है? हाईजैक हो रही है नंबर 1 इंपोर्ट बंद करने से, ड्यूटीज बढ़ाने से, नंबर 2 होर्डिंग से, नंबर 3 मोनोपोलाइजेशन से, कार्टलाइजेशन से। ये तीनों आप स्टॉप कर सकते हैं। कार्टलाइजेशन आप बैंड है इस्लाम में, होर्डिंग मना है, पनिशमेंट से, काजी से आप कोड़े खाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि आपको फाइन कर देंगे और आप आके बाद में जमानतें करवा लेंगे और निकल आएंगे, नहीं, आप कोड़े खाएंगे।
और नंबर 3 कोई ड्यूटीज नहीं है। तो जब तक पूरी दुनिया में चावल का रेट चढ़ेगा तो आपके मुल्क में भी चढ़ जाएगा, अदरवाइज कभी नहीं चढ़ेगा। सो इंडिविजुअल आइटम इन्फ्लेशन को भी इस्लाम मैनेज कर लेता है। पॉवर्टी की तरफ आए। पहला मसला इन्फ्लेशन, हाउ इस्लाम मैनेज दिस। नंबर 2 पॉवर्टी। पॉवर्टी क्यों होगी? जब आप अब पिछले रूल्स देखते जाएं, हमारी इनकम में से 30 to 50 के दरमियान में ना हम टैक्स दे रहे हैं एक्चुअली। खा वो बिजली का बिल है, वो इजी लोड है, वो रेस्टोरेंट टैक्स है, वो जो हर आइटम के अंदर जीएसटी है, गाड़ियों के ऊपर है, हर चीज़ के ऊपर टैक्सेशन है। 30 to 50 हम टैक्स दे रहे हैं। नंबर 1 आपकी इनकम देखें रेज हो रही है, नो टैक्सेशन रेज हो रही है। नंबर 2 एनर्जी आपको एट कॉस्ट मिल रही है। जो आप 20,000 बिल दे रहे हैं वो आगे 4-6,000 5,000 3,000 बिल देगा वो बंदा, ठीक है। इन्फ्लेशन नहीं है, अगला एडवांटेज। फिर आपके एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के जरिए जो आपको एक बूस्ट मिला है ये। फिर रेंट्स आपके बड़े कम हो जाएंगे। जब हर कोई घर आबाद कर सकता है, आपको ये बड़े बड़े प्लॉट्स और 4-4 करोड़ के एक घर बन चुका हुआ है, आबाद का चला गया हुआ है, ये नहीं होगा, बल्कि लैंड्स फ्री हैं, तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस डाउन, रेंट्स भी डाउन। ये तो सारा इन्फ्लेटेड, हमें पता है कि सारी इन्वेस्टमेंट चल रही है, असल में तो कोई रियल तो नहीं हो रहा, सब इन्वेस्टमेंट के लिए परचेस कर रहे हैं, क्योंकि रियल ट्रेड है नहीं, तो लोगों ने आसान रास्ता ढूंढा हुआ है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, यही सबसे सेफ तरीका है। सो रेंट जब कम हो जाएंगे, एजुकेशन और हेल्थ एब्सोल्युटली फ्री है, कंप्लीट फ्री, तो पॉवर्टी का मसला कंट्रोल हो रहा है। और फिर लास्ट पॉइंट इसी में, गारंटीइंग द बेसिक नीड। स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जिसकी सेफ्टी नेट है, जो पूरा नहीं कर सकता, सेफ्टी नेट है, उसको हर सूरत में उसकी बेसिक नीड गारंटी की जाएंगी, गारंटी करना है ये हर बंदे का। सो पॉवर्टी का सोल्यूशन। फिर करंट अकाउंट डेफिसिट, मैंने आर्गुमेंट डिस्कस किया गोल्ड बेस्ड करेंसी का। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मैं आपको भी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था। देखिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इस सिस्टम में भी आपको हर सूरत करना था। आप हैवी इंडस्ट्री पे कब हाथ डालेंगे, आप इंजन्स कब बनाएंगे, आप गाड़ियां कब बनाएंगे, आप कंप्यूटर्स लैपटॉप मोबाइल कब बनाएंगे, आप हैवी मशीनरी कंस्ट्रक्शन मशीनरी कब बनाएंगे, आप आईसीबीएम्स क्यूब कब बनाएंगे, जास कब बनाएंगे, इस पे हाथ कब डालेंगे? जब आप स्टेट करना चाहे तो वो एटम बम बना सकती है, मिसाइल बना सकती है, वो टेक्नोलॉजी चोरी भी कर सकती है, वो ट्रांसफर भी कर सकती है, वो रिवर्स ब्रेन ड्रेन भी कर सकती है। आते हैं उनको रास्ते, जब उनको करना होता है ना, सर्वाइवल का इशू बन जाता है, तो वो रिवर्स ब्रेन ड्रेन के जरिए अपने साइंटिस्टों को लेकर आ गए। आइंस्टाइन हर दुनिया में हर जगह पे कंपनियां बनाकर वो टेक्नोलॉजी पे खरीद ली, कुछ कंट्री के साथ एक्सचेंज कर लिया, कोरिया के साथ ये लो मिसाइल हमें दो, एटम बम तुम लो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक्सचेंज भी कर सकते हैं। यू हैव वेज, अगर आपको टेक्नोलॉजी बिल्ड करना है आप कर सकते हैं। दुनिया में हर जो पावर है उसने 5 से 10 साल में अपने आप को रैपिड इंडस्ट्रियलाइज किया है, एक्चुअली ऐसे ही किया है। इट वॉज ए स्टेट पॉलिसी जिसके जरिए हुआ है। कंक्लूडिंग कमेंट्स हैं, उसके बाद फोरम ओपन होगा फिर डिस्कशन के लिए, फिर जिसके क्वेश्चंस हैं, डिस्कशन है, कमेंट्स हैं, वो उस पर कर सकता है। अगर मैं आज का बजट उठाऊं तो हमारा बजट एक्चुअली इंटरेस्ट अगर आप निकाल लें तो सरप्लस बजट है इस वक्त। ये जो मसला है ना कि जी खर्चे तो करने होते हैं, आप कहते हैं लोन नहीं लेंगे, तो फिर क्या करेंगे हम? वी हैव एक्चुअली ए सरप्लस बजट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। आप 3000 माइनस कर दें एक्सपेंडिचर से, यू हैव सरप्लस। आप अपना डिफेंस डबल करना चाहें वो डबल करें, आप डेवलपमेंट डबल करना चाहें वो डबल करें, आप एजुकेशन पे 100-150 अरब और इंक्रीज करना चाहें, किसी को वो इंक्रीज करना चाहें वो कर दें, आप जो है BRT बनाना चाहें वो बनाना चाहें कर सकते हैं, आप स्कूल पे इन्वेस्ट करना चाहें कर सकते हैं, आप हेल्थ पे इन्वेस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। यू हैव ए सरप्लस बजट एक्चुअली इफ यू सब्सट्रैक्ट द इंटरेस्ट पेमेंट्स। सो वेयर इज द फिस्कल डेफिसिट? There is no fiscal deficit. We don't have any fiscal deficit. कुछ हमारे पास इमरजेंसी के मेजर्स हैं, अगर हमें वाकई वॉर के लिए ज़रूरत पड़ जाती है फिर हम क्या करते हैं, लेकिन वो मैं डिस्कशन के लिए छोड़ देता हूँ। हम रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसीजर्स क्या हैं वो डिस्कशन में छोड़ देता हूँ। डिस्कशन के लिए जब अगर सवाल होगा तो उसको फिर डिस्कस करेंगे। इसी तरह से मैं एक डिस्कशन नहीं चाहता, और वो ये है कि आप ये डिस्कशन इस साइट पे करके ना ये बताएं ये सब आएगा कैसे। आई डोंट वांट दिस डिस्कशन, इट रिक्वायर ए कंप्लीट सेपरेट सेटअप। आई वांट द डिस्कशन टू बी ऑन इकोनॉमिक्स, कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स कैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ये डिस्कशन होनी चाहिए, नॉट अदर देन दिस। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।